Good morning, students. This is our first class of advertisement, and with the perspective of examination, this topic is also important, and at the same time, it is also very easy. अगर उस समय लिखना आ गया तो वो बहुत इजी है, बट हो क्या जाता है कि इसका अंदर वेरिएशन इतने हैं, एडवर्टीजमेंट इतने तरीके के बनते हैं कि आप कितने याद रख सकते हो या कितनी उसको बना सकते हो. तो ये भी वापस वही बात है, जितना भी कंपोजिशन हम पढ़ रहे हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट एडवर्टाइजेशन, इफ़ यू टॉक अबाउट नोटिस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट बनोगे. ये चीज़ बार बार मैं कहता रहा हूँ और आगे भी मैं कहूँगा, जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इसको इफेक्टिवली लिख पाओगे. कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ पहले तो. नाउ व्हाट इज एडवर्टीजमेंट? एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन. ठीक है. अब ये विज्ञापन जो होता है, ये इसको न्यूज़पेपर में हमको कैसे देना है, न्यूज़पेपर में कैसे देना है. तो न्यूज़पेपर में देने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको समझनी होगी, या हमको ये देखना होगा कि न्यूज़पेपर में हम जब इसको दे रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. ठीक है. अब इसके लिए पहले मैं बता देता हूँ, न्यूज़पेपर में कोई भी जो ऐड होता है दैट इज़ नॉट फ्री, राइट. वो फ्री का नहीं होता है. सेकंड थिंग, उसके अंदर जो वर्ड्स का जो कॉस्ट होता है, वो कॉस्ट होता है दैट इज़ पर स्पेस. आप समझते हो स्पेस? नहीं समझते. मैं बता देता हूँ. जैसे इज और एंड लिखा मैंने, सपोज. अब इसको गिनेंगे ना तो ये कितना गिना जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि जो स्पेस है इसका भी पैसा लगता है. तो जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पर स्पेस होता है, और दूसरा दे आर मच मोर कॉस्टली, वो बहुत कॉस्टली होते हैं. तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, उसको बहुत शॉर्ट रखना है, राइट. बहुत छोटा बनाना है. देन वो फॉर्मल होना चाहिए, केवल फॉर्मेलिटी करने के लिए. देन आप जो भी जिस के लिए भी एडवर्टाइजमेंट दिया आपने, उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, उसका विवरण जिसको बोलते हैं, आपको देना है. ठीक है. देन उसके बाद में आपको एक हेडिंग भी देना है. हेडिंग इसलिए देना है क्योंकि वो उसके क्लासिफाइड में, वो उसके वर्गीकृत के अंदर उसको डाला जाएगा. सपोज आप अगर कोई चीज़ बेचने की कोशिश कर रहे हो तो वो बेचने में, फॉर सेल में ही क्लासिफाइड होगा. परचेज के लिए तो परचेज में होगा, मैट्रिमोनियल तो मैट्रिमोनियल के अंदर होगा. ठीक है. लॉस्ट एंड फाउंड में है तो वहाँ होगा, सिचुएशन वैकेंट है तो वहाँ होगा, टू लेट है तो वो उसके अंदर होगा. तो आपने अखबार में भी देखा होगा, जब आप पेपर देखते हो तो आप देखोगे विज्ञापन अगर वैवाहिक है तो वो एक जैसे ही चलेंगे. बिकने के लिए कोई चीज़ है, फॉर सेल है तो वो एक जैसे ही चलेंगे. तो इसको बोलते हैं क्लासिफाइड. तो इसलिए उसका हेडिंग जरूरी है, वो उस हेडिंग के अंतर्गत आ जाएगा. देन सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए आप देख रहे हो, मैं बता रहा हूँ जो फर्स्ट ये चीज़ें नहीं है, ये तो आपको ध्यान में रखना दिमाग में. शॉर्ट और फॉर्मल होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन विवरण पूरी चीज होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अब आपको ये समझना है जो मैं कह रहा हूँ, नो यूज ऑफ ग्रामर. आपको ग्रामर का यूज नहीं करना है. इज, आर, एम, पंक्चुएशन मार्क्स, जितना हो सब पुट एवरीथिंग इन मिनिमम, कम से कम, क्योंकि एवरी स्पेस काउंट्स, ये ध्यान रखना है आपको. एंड द लास्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर, राइट. नाउ दिस इज एडवर्टीजमेंट. हालांकि आज के युग के अंदर, इन डिजिटल एज, हमको सब ये थोड़ा सा तर्क संगत नहीं लगता, लेकिन फिर भी कोर्स का हिस्सा है तो हमको समझना होगा. बिकॉज वेरी फ्यू पीपल आर टुडे इंटरेस्टेड इन गिविंग एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, क्योंकि अब डिजिटल मीडिया आ गया, डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से इंटरनेट एडवर्टीजमेंट ज़्यादा हो गए. बट देन ऑल्सो न्यूज़पेपर की अभी भी बंद नहीं हुई है, डिमांड तो है, बिकॉज अ वेरी बिग ग्रुप ऑफ पीपल डेली रीड, और या कह सकते हैं कि देयर डेली रूटीन स्टार्ट्स विथ
न्यूज़पेपर, तो अभी भी लोग पढ़ते हैं, इसलिए उसका अभी भी क्रेज़ ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ों का इसके अंदर बदलाव कर दिया गया है। आपने देखेंगे बुक्स के अंदर भी या पासबुक्स के अंदर भी या और भी जगह पर, बहुत सारी जगह पर आपको जो बोला जाएगा कॉन्टैक्ट, है ना, तो उसके अंदर क्या लिखा जाता है, दैट अ नेम इज़ रिटर्न, किसी का नाम लिखा जाता है ना। सपोज हम नाम लिख देते हैं रवि, ओके, रवि वर्मा। अब ये एडवर्टाइजमेंट देने वाला है, फिर उसका एड्रेस लिख दिया B34, है ना, RK कॉलोनी दिल्ली, ये आपने लिख दिया। और उसके बाद में उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं, है ना, कॉन्टैक्ट नंबर में आप मोबाइल नंबर लिखते हो 10 डिजिट्स का, वॉटएवर। अब ये देखिए, ये दिस इज ऑल्सो कॉस्ट कंज्यूमिंग। इसकी जगह पे आजकल एक नया टेक्निक आ गया, सीधा सा व्यक्ति कहीं पर भी हो वो आपको मिल जाएगा, एंड दैट इज ईमेल एड्रेस। तो आप इसको एक नया वर्जन में ऐड कर सकते हो। ये हालांकि एग्जाम में नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से बता रहा हूँ आपको, इसको यू कैन ऐड दिस। तो आज हमने क्या देखा कि एडवर्टीजमेंट को हमको क्या करना है कि सबसे पहले तो उसको कैटेगरी मीन्स उसके लिए हेडिंग होना जरूरी है। सेकंड थिंग, शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ही शॉर्ट का मतलब कम से कम शब्दों में आप अधिक से अधिक बात अपनी कह सके, ठीक है। देन उसके अंदर क्यों शॉर्ट, बिकॉज उसके अंदर स्पेस का कॉस्ट होता है। देन मिनिमम यूज ऑफ ग्रामर, जहाँ पे करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी, बट उसका यूज बहुत प्रिसाइज रखे, सटीक रखे, कम से कम करने की कोशिश करें। देन हेडिंग होना चाहिए, और उसके बाद में नेम, कॉन्टैक्ट लिस्ट, वॉटेवर जो भी दे रखा हो वो उसके अंदर दिया होना चाहिए। नाउ अब हम बात करेंगे कि कुछ एसेंशियल्स की। एसेंशियल्स मीन्स कि क्या चीज़ें हैं जो एक एडवर्टीजमेंट में होनी ही चाहिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी इजी, बहुत इजी से स्टार्ट करते हैं, ओके। नाउ दैट इज फॉर सेल और परचेज, ठीक है। आपको कुछ खरीदना है, बेचना है। सपोज वी स्टार्ट विथ अ व्हीकल, एक गाड़ी से शुरुआत करते हैं। तो गाड़ी से शुरुआत करने के लिए व्हाट आर द एसेंशियल्स, सबसे पहले उसका मॉडल, राइट, मॉडल मीन्स द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, देन कलर, ओके। नाउ कंडीशन, सॉरी, उसके बाद में एक्सेसरीज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्राइस एंड अगेन कॉन्टैक्ट। इतनी चीजें आपको उसके अंदर एसेंशियल्स में डालनी है। अब उसके ऊपर ज्यादा लिखते हो, दैट्स ओके। एक वर्ड जो मैं आपको पहले बता देता हूं, दैट इज, इस वर्ड को आप देख लीजिएगा, ये वर्ड थोड़ा सा अलग से है, इस वर्ड को देखिएगा, कैन रीड द वर्ड, मैं स्पेलिंग पहले पढ़ लेता हूँ, NEGOTIABLE, दिस इज निगोशिएबल। निगोशिएबल का मतलब होता है बातचीत से तय करना। ये जब मिल लेंगे, जब हम आपस में मिल लेंगे तो उसको हमको तय करना है। तो दिस फॉर्मेट कि भाई इतनी चीजें मेरे को डालनी ही है। अब सपोज आपको कोई एक गाड़ी बेचनी है, क्या बेचनी है आपको, कोई गाड़ी बेचनी है। अब आपको गाड़ी बेचनी है, आपकी कार बेचनी है। अब कार बेचनी है तो क्या लिखोगे, चलो बताओ, है ना, मारुति 800 गाड़ी बेचनी है, पुरानी हो गई, आपको बेचनी है। सो मॉडल क्या है आपके लिए, पहले बेचना है, तो हेडिंग क्या लग जाएगा, फॉर सेल। फिर आप क्या लिखेंगे, क्या बेचना है, गाड़ी बेचनी है, तो गाड़ी का डिस्क्रिप्शन बोलो। गाड़ी का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, अ मारुति 800.cc, गाड़ी का सीसी होता है, ठीक है। मॉडल 2002, ओके। कलर वाइट, हो गया यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। नाउ कंडीशन, वेल कंडीशन, सिंगल हैंडेड, हो गया। देन कम्स रनिंग, एक पॉइंट मैं एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ ऑलवेज, रनिंग का मतलब कितनी चली हुई, तो आप लिख सकते हैं रनिंग 50,000 के या 50 के लिख सकते हो आप, 50,000 किलोमीटर्स रनिंग हो गया। एसेसरीज, ठीक है, तो एसेसरीज में आप क्या लिखोगे, ऑल विथ ऑल एसेसरीज, यानी कि उसकी जो ओरिजिनल एसेसरी है सारी है, या विथ ओरिजिनल एसेसरीज लिख सकते हो, या फुली लोडेड लिख सकते हो आप, ओके। नाउ कम्स टू द प्राइस, प्राइस आपने लिख दी 1,25,000, ये आपकी प्राइस है। बट उसके बाद क्या लिखोगे, या अपने प्राइस के बाद ये लिख दीजिए आप, प्राइस निगोशिएबल। प्राइस निगोशिएबल का मतलब मिलकर के बातचीत से पैसा जो है वो तय कर देंगे। एंड देन कम्स द कॉन्टैक्ट, ओके, जैसे रवि टेलर B34 RK कॉलोनी दिल्ली, और उसके बाद में उसका मोबाइल नंबर। सो इसके बाद में आप
लिखेंगे, वो लिखेंगे क्या वो लैंग्वेज में बताऊंगा, बट ये एसेंशियल्स है कि इतनी चीज़ें मेरे को उस एडवर्टीजमेंट में चाहिएगी। तो अब एडवर्टीजमेंट जो होता है दैट इज ऑफ 4 मार्क्स, ठीक है। अब आपको बता दूं इसके अंदर कैसे इसको बाइफरकेट करते हैं। ये है 1+1 2 1, 1 जो होता है दैट इज फॉर हेडिंग, 2 इज फॉर कंटेंट, और 3 जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन होता है, जो आप बॉक्स बनाते हो, आप इसकी सिमेट्री से लिखते हो, कैसे लिखते हो, ये उसका। सो दिस इज द बाइफर्केशन ऑफ द मार्क्स, कि इस तरह से इनका मार्क्स को तोड़ा हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट। तो जब भी अभी हमने इन्विटेशन देखा, उसके अंदर इस तरह से बॉक्स बनाना है इनफॉर्मल। अब किसी बच्चे का शायद निष्ठा का आया था कि बॉक्स में क्या करना है, आपको याद रखना है कि इनफॉर्मल इन्विटेशन इज अ लेटर टाइप, उसके अंदर बॉक्स नहीं बनता है। लेटर में आप बॉक्स बना के लिखते हो क्या? नहीं लिखते। देन अगर नोटिस हुआ, नोटिस हैज़ टू बी रिटन इन द बॉक्स, और इसी तरह से एडवर्टीजमेंट इज ऑल्सो टू बी रिटन इन बॉक्स। ओके, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको एक इस तरह का एडवर्टीजमेंट बना करके बताऊंगा। तब तक आपको ये देखना है, आपके पासबुक हो, अगर आपके पास बुक्स हो तो आपको ये देखना है कि हमने क्या एसेंशियल्स लिखा है। एक बार मैं वापस एसेंशियल्स को मैं बता देता हूँ कि आपको कुछ बेचना है, तो अगर हमने व्हीकल लिया है अभी एक बार, तो मॉडल, कलर, कंडीशन, रनिंग, एसेसरी, प्राइस, कॉन्टैक्ट, और एक वर्ड को आप नोट कर लेना, नेगोशिएबल। ओके, अगली क्लास के अंदर इसका हम एक डेमो देखेंगे या एक बना करके देखेंगे, जिससे आपको इसको समझने में आसानी होगी। ओके, टिल देन गुड बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस की लेक्चर सीरीज़ में आज हम अध्ययन करेंगे क्लोरोफॉर्म के उपयोग और आयोडोफॉर्म कैसे प्रिपेयर करते हैं, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्लोरोफॉर्म हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। प्रिपरेशन मेथड, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। अब है क्लोरोफॉर्म का यूजेस क्या है। क्लोरोफॉर्म वाटर से यानी पानी से क्या होता है, भारी होता है, ठीक है, इसीलिए इसका यूज़ होता है विलायक के रूप में किया जाता है। तो फर्स्ट क्लोरोफॉर्म का यूज़ हम सॉल्वेंट एज ए ऑयल सॉल्वेंट के रूप में कर सकते हैं। दूसरा यानी तेल, ये विलायक या वार्निश वगैरह अगर हमको सॉल्यूबल करने हैं या घोलने हैं या विलय करने हैं, तो उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसका यूज़ है क्लोरोफॉर्म का निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक यानी कि एनेस्थीसिया देने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता था, पहले किया जाता था, आजकल कम किया जाता है, लेकिन इसका यूज़ हम एज ए निश्चेतक कर सकते हैं। इसका प्रशीतक के रूप में एज ए रेफ्रिजरेंट एजेंट के रूप में भी इसका यूज़ हम क्लोरोफॉर्म का कर सकते हैं। लैब में तो ही ये लैब रिएजेंट के रूप में, यानी कि प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में लैब में क्लोरोफॉर्म बहुत सारे टेस्ट में काम आता ही हैं, तो प्रयोगशाला में हम इसको अभिकर्मक के रूप में यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा हमने इससे क्या क्या फॉर्म किया था, फॉर्मिक एसिड बना सकते हैं, एक निद्रा कारक औषधि क्लोरीटॉन फॉर्म कर सकते हैं, क्लोरल फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्लोरोपिक्रीन वार गैस यानी टीयर गैस, जो युद्ध गैस यानी कभी भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो आपने देखा होगा अश्रु गैस के गोले जो छोड़े जाते हैं यानी टीयर गैस, वो यही गैस होती है क्लोरोपिक्रीन। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म का हम रोगाणुनाशी या कीटाणुनाशी के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये था पूरा आपके कंप्लीट क्लोरोफॉर्म। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्लोरोफॉर्म में, जो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें सेकंड पार्ट है आपका ब्रोमोफॉर्म, आपके कोर्स में नहीं है। हम आज डिस्कस करेंगे आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म सेम क्लोरोफॉर्म जैसा ही है, केवल क्लोरोफॉर्म में क्या होता है CHCl3 यानी 3 क्लोरो होते हैं और इसमें 3 आयोडो, और अगर ब्रोमोफॉर्म हो तो 3 क्या हो जाएंगे, आयोडीन। प्रिपरेशन मेथड भी आयोडोफॉर्म का सेम क्लोरोफॉर्म जैसा ही है।
उसमें भी हम एथेनॉल या एसीटोन की रिएक्शन करवा के हम किससे NaOH और Cl2 से करवाई थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी कराई थी, विरंजक चूर्ण यानी कि विरंजक चूर्ण से हमने क्या बनाया था, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से हमने क्या बनाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे हम लेंगे क्या बनाएंगे, सोडियम हाइपोआयोडाइड। सेम प्रोडक्ट है, केवल तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वहाँ पे हमने क्या लिया था, विरंजक चूर्ण यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड लिया, यहाँ पे सोडियम हाइपोआयोडाइड लेंगे। तो सोडियम हाइपोआयोडाइड कैसे बनता है, फर्स्ट रिएक्शन, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन में ये भी दे सकते हैं आप। अगर केवल नेम रिएक्शन आती है एग्जाम में कि हेलोफॉर्म रिएक्शन दीजिए, तो आप क्लोरोफॉर्म वाली भी दे सकते हैं और आयोडोफॉर्म वाली भी दे सकते हैं। और अगर स्पेशली आ जाए कि आयोडोफॉर्म कैसे प्रिपेयर करेंगे एथेनॉल या एसीटोन से, तो आपको अलग से रिएक्शन देनी पड़ेगी। तो इस रिएक्शन को अब हम क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म। तो चलिए देखते हैं हम कैसे आयोडोफॉर्म बनाते हैं। NaOH प्लस आयोडीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड की आयोडीन से रिएक्शन करने पर सोडियम हाइपोआयोडाइड बनता है, और सोडियम आयोडाइड बनता है और H2O बनता है। NaOI सोडियम हाइपो आयोडाइड बनता है, जैसे वहाँ पे क्या बना था, सोडियम हाइपोक्लोराइड, वैसे यहाँ पे सोडियम हाइपोआयोडाइड बनता है। अगर हमको एथेनॉल से बनानी है तो नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा एथेनॉल से ये सोडियम हाइपोआयोडाइड, ये देखिए CH3CH2OH सोडियम हाइपोआयोडाइड रिएक्शन करेगा, और वहाँ पे भी एल्कोहल से हमने क्या बनाया था, एल्डिहाइड। यहाँ पे भी देखिए सेम प्रोडक्ट बन रहा है, एथेनेल, यानी एल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। तो एल्कोहल एथेनॉल एथेनेल में कन्वर्ट हो गया, ये एथेनॉल है और ये क्या है, एथेनेल। IUPAC में एथेनेल और साधारण नाम में एसिड एल्डिहाइड, सोडियम आयोडाइड और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। ये एथेनेल वापस सोडियम हाइपोआयोडाइड NaOI से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, आयोडल। वहाँ बना था क्लोरल और यहाँ बनेगा आयोडल। देखिए आयोडल और क्लोरल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, केवल हेलोजन जो एटम है वो चेंज है, यहाँ Cl है और यहाँ क्या है, I है। तो इसको क्या बोलते हैं, आयोडल, और NaOH फॉर्म होगा। ये आयोडल NaOH से रिएक्शन करके क्या बनाता है, आयोडोफॉर्म, और जो को प्रोडक्ट बनता है वो सोडियम फॉर्मेट। उसमें भी जो को प्रोडक्ट एथेनॉल से रिएक्शन कराते हैं तो को प्रोडक्ट सोडियम फॉर्मेट ही बनता है। बनता तो फॉर्मिक एसिड है वो, लेकिन वो फॉर्मिक एसिड वीक एसिड है, और NaOH क्या है, कंसंट्रेट सांद्र एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, इसी कारण NaOH से रिएक्शन करके सोडियम फॉर्मेट बनता है। तो ये रिएक्शन हो गई पूरी आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन। चाहो तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, एथेनॉल प्लस NaOH प्लस I2, और डायरेक्ट आप ये रिएक्शन भी दे सकते हो। अगर इसकी जगह एसीटोन यूज़ में करें तो एक स्टेप का फ़र्क पड़ेगा, बाकी रिएक्शन सेम होगी। अगर मैंने इसकी जगह ले लिया एसीटोन यूज़ करना है तो रिएक्शन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ये हो जाएगा CH3 आपका एसीटोन, ये भी NaOI से रिएक्शन करेगा। अब इसमें एक स्टेप कम हो जाएगी, ये एथेनेल नहीं बनेगा क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड पहले से ही है। हमने पहले क्या है, एल्कोहल को कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया, यहाँ पे पहले ही कीटोन है, तो डायरेक्ट रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये बन जाएगा, यानी कि आयोडल फॉर्म हो जाएगा। CHO प्लस एक स्टेप कम हो जाएगी, सेम रिएक्शन है। फिर ये जो आयोडल है ये NaOH से रिएक्शन करेगा, NaOH से रिएक्शन करेगा, Ci3
वहाँ पे आयोडल फॉर्म हुआ और यहाँ पे क्या बनेगा, ट्राई आयोडो एसीटोन। जहाँ पे वहाँ पे क्या बना था, अगर हमने एसीटोन लिया था क्लोरोफॉर्म वाली रिएक्शन में, जब हम एसीटोन से क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर करते हैं तो को प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है, ट्राई क्लोरो एसीटोन। यहाँ पे भी ट्राई आयोडो एसीटोन फॉर्म होगा, यहाँ पे आयोडल फॉर्म नहीं होगा। ये ट्राई आयोडो एसीटोन NaOH से रिएक्शन करके क्या बना देगा, आयोडो फॉर्म, बस को प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा सोडियम एसीटेट। जबकि अगर हम एथेनॉल लेते हैं तो को प्रोडक्ट क्या बनता है, सोडियम फॉर्मेट। तो हम दो तरह से आयोडो फॉर्म प्रिपेयर कर सकते हैं, हम एथेनॉल से भी और एसीटोन से भी। एथेनॉल से लेंगे तो पहले एथेनॉल एथेनॉल में कन्वर्ट होगा, फिर आयोडल बनेगा और फिर आयोडो फॉर्म बनेगा। और अगर हम एसीटोन लेते हैं तो डायरेक्ट ही ट्राई आयोडो एसीटोन और डायरेक्ट ट्राई आयोडो एसीटोन 4 से रिएक्शन करके हमें क्या दे देगा, आयोडो फॉर्म। अब इसके भौतिक गुण, ये प्रिपरेशन मेथड हो गया हेलो फॉर्म रिएक्शन। भौतिक गुण, जो आयोडो फॉर्म होता है वो येलो कलर का होता है। अब आपने देखा होगा कि जो प्योर क्लोरोफॉर्म होता है वो AgCl के साथ वाइट PPT नहीं देता है। वाइट PPT या वाइट अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप कब देता है, जब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, यानी वो विषाक्त हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, जब हमें AgCl का वाइट PPT देता है। लेकिन आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म में ये डिफरेंस है कि क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म क्या होता है, AgNO3 के साथ Agi का पीला अवक्षेप देता है। क्यों, क्योंकि क्लोरोफॉर्म डिकम्पोज नहीं हो पाता है, वहाँ पे HCl बनती है और यहाँ पे आयोडोफॉर्म डिकम्पोज होके आयोडीन दे देता है। तो मुक्त आयोडीन के कारण ये जो आयोडोफॉर्म होता है ये AgNO3 के साथ क्या देता है, Agi का पहला अवक्षेप देता है। ये हैं, और ये अगर इसको हम लाइट की प्रेजेंस में अगर हम आयोडोफॉर्म को रख दें तो भी इसमें से क्या निकलती हैं, आयोडीन की वेपर्स निकल सकती है। तो ये इसके भौतिक गुण हो गए, डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। अब हम इसके पढ़ेंगे रासायनिक गुण। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा ही आपको ध्यान रखना है। क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म में केवल आई का अंतर होगा। आयोडोफॉर्म में हर जगह हमको आई लिखना है और क्लोरोफॉर्म में हम हर जगह हमको क्या लिखना है, Cl लिखना है। तो ये देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म की जगह हम अब पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडोफॉर्म। सबसे पहले इसका, अगर हम इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखें तो ये क्या देता है, Ag। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कर दो लाइट की प्रेजेंस में, तो ये क्या होता है, आयोडीन मुक्त करता है, मुक्त आयोडीन देता है, ठीक है, मुक्त आयोडीन फ्री करता है। पीले कलर की वाष्प बनती अगर हम इसको ऑक्सीकरण करें तो। फिर है दूसरा है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का भी अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें, हाइड्रोलाइसिस करेंगे या रिडक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन हो गया, अब दूसरा है रिडक्शन, उसमें फॉस्जीन गैस बनती है, इसमें फॉस्जीन गैस नहीं बनती है, ध्यान रखना आप, इसमें आयोडीन मुक्त होती है। आयोडोफॉर्म की रिएक्ट का अपचयन करते हैं, वही सेम 2H की प्रेजेंस में होगा, जिंक और HCl और जिंक और H2, वही रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हम जिंक HCl लेंगे तो क्या बनेगा, CH2I2, और अगर हम जिंक H2 लेंगे तो क्या बनेगा, CH4। सेम रिएक्शन है, दोनों ही क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म की केमिकल रिएक्शंस
लगभग समान है। तो रिड्यूसिंग एजेंट पे डिपेंड करेगा। जिंक और HCl की प्रेजेंस में लेंगे तो क्या बनेगा, डाई आयोडो मेथेन, और अगर जिंक और H2O रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो क्या बनेगा, मेथेन। हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन। अगर हम आयोडोफॉर्म का जल अपघटन करते हैं KOH की प्रेजेंस में, यहाँ पे ध्यान रखना आप जलीय KOH लेंगे तो सेम रिएक्शन होगी। ये CH3, ये देखिए आप अलग से, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी I हटके क्या आ जाएगा, OH, और क्या बन जाएगा 3KI। लेकिन ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा और क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। तो सेम रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस में भी आयोडोफॉर्म भी क्या देता है, फॉर्मिक एसिड। रिडक्शन में भी क्या देता है, डाईआयोडोमेथेन। अगला है आयोडोफॉर्म की रिएक्शन सिल्वर पाउडर से, सेम रिएक्शन। 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे आयोडोफॉर्म के और हम उसकी सिल्वर पाउडर से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे भी एसीटिलीन या एथाइन ही फॉर्म होगी, यानी क्या बनेगा, एसीटिलीन प्लस 6AgI। वहाँ Cl था, यहाँ बाकी भी रिएक्शन जैसे राइमाटीमन रिएक्शन भी, यहाँ आयोडोफॉर्म ले लेंगे तो राइमाटीमन रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन मेनली जो रिएक्शन है वो KOH हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन और जल अपघटन या अपचयन या Ag चूर्ण के साथ। तो किसी की भी प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो इसको मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बता देती हूँ। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ये हैं आपके आयोडोफॉर्म, ठीक है। बनता किससे है ये, हेलोफॉर्म, एथेनॉल प्लस NaOH प्लस I2 से। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, अगर हम इसको वायु की प्रेजेंस में खुला छोड़े तो क्या बनती हैं, आयोडीन की वेपर्स बनती हैं। अगर इसका सिल्वर पाउडर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, एसीटिलीन बनती है या एथाइन बनता है। अगर इसका रिडक्शन करते हैं जिंक और HCl की प्रेजेंस में, 2H की प्रेजेंस में रिएक्शन होते हैं और डाई आयोडो मेथेन बनती है। अगर इसका KOH की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फॉर्मिक एसिड फॉर्म होता है। तो आप इजीली भी आप ऐसे बना के भी, एक तरफ आप प्रिपरेशन मेथड लिख दो, एक तरफ आप क्या कर दो, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिख दो, तो भी आप इजीली आप इसको लर्न कर सकते हो। तो केवल एक क्लोरोफॉर्म लर्न कर लेना और उसमें I की जगह आप, क्लोरोफॉर्म में Cl की जगह आप क्या कर देना, सारी रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज़ आयोडोफॉर्म की और क्लोरोफॉर्म की सेम है। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में, और रिलेटिव परमिटिविटी क्या है कि ये एक नई क्वांटिटी हम डिफाइन करना चाहते हैं और इस क्वांटिटी से हम क्या पता लगाएंगे, तो इस क्वांटिटी से हम पता लगाएंगे कि एयर के रेस्पेक्ट में अगर दूसरा मीडियम है, कोई दूसरा मीडियम है जैसे वाटर है, ग्लास है, तो वहां पर दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होगा वो कितना होगा, वो हम क्या निकालेंगे, एयर के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। एयर में तो हमको पता है कितना होता है, ठीक है, तो वहां पर कितना होगा उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे और उसी जो क्वांटिटी यूज करेंगे उसके लिए वो क्वांटिटी कौन सी है, रिलेटिव परमिटिविटी। और वो उस रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला, इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से, और उसका फॉर्मूला है फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम। तो फोर्स इन एयर और फोर्स इन मीडियम हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था। तो फोर्स इन एयर कितना आया था, तो फोर्स इन एयर आया था कि 1/4 पाए एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम। और फोर्स इन मीडियम हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था, 1/4 पाए एप्सिलॉन m, क्योंकि परमिटिविटी मीडियम में है फोर्स, तो परमिटिविटी किसकी होगी, मीडियम की होगी। क्या हो जाएगा,
Q2 ओपन R स्क्वायर, सारी क्वांटिटीज क्या हो जाएगी, कट जाएगी, ठीक है। ओनली फॉर यहां से बचेगा क्या, तो एप्सिलॉन m क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा, और एप्सिलॉन m डिवाइड बाय क्या हो गया, एप्सिलॉन r, सॉरी एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी कितनी आ गई, तो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ई आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन m ओपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यानी अगर हमें सिर्फ वो परमिटिविटी पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी निकाल सकते हैं। और इस रिलेटिव परमिटिविटी से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, तो दो मीडियम में कंपेयर करते हैं, यानी सारे जितने भी हमारे पास मीडियम है उन मीडियम का कंपैरिजन हम किसके साथ करते हैं, एयर के साथ करते हैं, ठीक है। और एयर के साथ कंपेयर करके हम देखते हैं कि जैसे दोनों चार्जेस को हमने एयर मीडियम में रखा तो उनके बीच में फोर्स कितना है, F1 है। अगर इन दोनों चार्जेस को हमने वाटर के अंदर डीप किया तो हमने देखा कि इन दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो फोर्स कितना हो गया, 20 टाइम्स लेस हो गया। तो किससे 20 टाइम्स लेस हो गया, तो F1 से 20 टाइम्स लेस हो गया। और F1 फोर्स कौन सा है, तो फोर्स इन एयर, कौन सा फोर्स है, फोर्स इन एयर, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी से हमको पता चलता है कि एक के कंपेयर में दूसरा फोर्स कितना लेस हुआ, एक के कंपेयर में दूसरा फोर्स कितना लेस हुआ। और इसी ये जो ER है इसको हम बोलते हैं, ये किसके इक्वल होता है, तो ER इक्वल होता है K के। और इस K को हम जानते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, और इस K को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो ER है वो किसके बराबर होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। ये ER किसके बराबर होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो परावैद्युतांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक, ठीक है। तो अब ER को अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर EM हमको निकालना है तो EM यानी EM क्या, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तीनों को वापस डिफाइन कर रहा हूं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो EM यानी एब्सोल्यूट परमिटिविटी अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी EM यानी एप्सिलॉन नॉट इधर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ये क्या आ गई, रिलेटिव परमिटिविटी। तो फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा, तो फोर्स इन मीडियम हम देखेंगे कि फोर्स इन मीडियम क्या हो जाएगा, तो फोर्स इन मीडियम ठीक है। तो ये क्या है, फॉर्मूला हम अभी चेंज करने वाले हैं, EM की जगह क्या पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। क्यों, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में क्वांटिटीज अगर दे नहीं रखी है, अगर आपको सिर्फ रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है तो आप फोर्स इन मीडियम कैसे निकालोगे, तो उसके लिए हम नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे। और वो नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फोर्स इन मीडियम हम जानते हैं कितना होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 ओपन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, ठीक है। अब एप्सिलॉन m की वैल्यू हमने डिराइव की है, और वो कितनी वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी कि F इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 ओपन R स्क्वायर, ठीक है। तो हमने देखा कि एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R, तो एयर की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है, एयर की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है, तो रिलेटिव परमिटिविटी निकालने के लिए हमने फोर्स बनाया था, फोर्स इन एयर और फोर्स इन मीडियम। तो मीडियम कौन सा है, किसकी रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है, हमको एयर की निकालनी है। तो एयर डिवाइड बाय एयर आएगा तो कितना आ जाएगा, कट के 1 आएगा, यानी एयर की जो परमिटिविटी होती है या फ्री स्पेस की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, किसकी, तो फ्री स्पेस की, फ्री स्पेस या हम कह सकते हैं एयर, और कितनी होती है, तो ER इज इक्वल टू 1, कितनी होती है, ER इज इक्वल टू 1, यानी सबसे कम रिलेटिव परमिटिविटी किसकी होती है, तो एयर की होती है, क्योंकि परमिटिविटी सबसे लेस किसकी होती है, तो फ्री स्पेस की, या हम कह सकते हैं एयर की होती है। तो बाकी जितने भी मीडियम है उनकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी वो क्या होगी ग्रेटर देन 1 होगी। अगर वो ग्रेटर देन 1 होगी तो ग्रेटर देन 1 होगी तो फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा।
यानी एयर में अगर फोर्स निकालना है हमको तो फोर्स इन एयर कितना हो जाएगा, तो ER की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। जैसे ही ER की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 ओपन R², यानी फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो एयर में फोर्स कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। जैसे दूसरे मीडियम में दो चार्जेस को डिप करेंगे या दोनों चार्जेस के बीच में कोई दूसरा मीडियम रखेंगे तो उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी वो हम निकाल लेंगे। किससे, कौन से फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से हम रिलेटिव परमिटिविटी निकाल लेंगे। जैसे हम निकालेंगे वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, और ग्रेटर देन 1 होगी तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यहां पर हमने देखा है कि ER को हमने किससे डिनोट किया है, K से डिनोट किया है। किससे डिनोट किया है, K से डिनोट किया है। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, तो फोर्स इन मीडियम हमने निकाल दिया, कितना होता है 1/4πε0 ER Q1 Q2 ओपन R²। ये क्या हो गया, फोर्स इन मीडियम। ठीक है, तो फोर्स इन मीडियम हमने निकाल लिया। और ये क्या है, K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जिसकी जो वैल्यू होती है हम आगे फाइंड आउट करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। तो हर मीडियम की अलग अलग क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है या ER की वैल्यू होती है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि एयर की जो वैल्यू होती है, एयर की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी ER की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। तो हमने कुछ मीडियम जैसे लिख लिए कि एक वाटर लिख लिया, तो वाटर, ठीक है, और उसकी ER की वैल्यू कितनी होती है, 80। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों चार्जेस को हम वाटर के अंदर डिप करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, 80 टाइम लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 टाइम्स लेस हो जाएगा। और किससे 80 टाइम लेस होगा, तो फोर्स इन एयर, यानी फोर्स इन एयर, यानी एयर में जो फोर्स होगा, और वो फोर्स कितना होता है 1/4πε0 Q1 Q2 ओपन क्या हो जाएगा R²। यानी इस फोर्स से कितने टाइम्स लेस होगा, वाटर के अंदर जो कितना टाइम्स लेस हो जाएगा, 80 टाइम्स क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अगर हम इन दोनों के बीच में कोई मेटल रखते हैं, मेटल रखते हैं, इन दोनों के बीच में क्या रखते हैं, मेटल रखते हैं, तो मेटल की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो होती है इन्फिनिट होती है। क्या होती है, इन्फिनिट होती है। और अगर आपने देखा होगा कि अगर यहां पर मैं किसकी वैल्यू, जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसकी वैल्यू अगर क्या पुट करता हूं, इन्फिनिट पुट करता हूं, तो 1/∞ इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। और अगर ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर दो चार्जेस के बीच में अगर मैं मेटल रख देता हूं, मीडियम कौन सा है, मेटल है, तो मेटल की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है, इन्फिनिट होती है। और जैसे इन्फिनिट यहां पर पुट करोगे, वैल्यूज क्या हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी दो चार्जेस के बीच में हमने मेटल रखा, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है, एयर के रेस्पेक्ट में कितनी होती है, इन्फिनिट होती है। ठीक है, इसके बाद हमने ग्लास ले लिया, तो ग्लास की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो होती है 3 to 6। कितनी होती है, 3 to 6। इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू है 3 to 6, या फिर बहुत सारी बुक में आपको मिलेगी 7 to 10। कितनी मिलेगी, 7 to 10, या बहुत सारी बुक में अगर आप एनसीईआरटी के अंदर देखते हो तो आपको मिलेगा 7 to 10 मिलेगा, और कोई दूसरी एडवाइजर वगैरह देखते हो तो उसमें आपको 3 to 6 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद रबर होता है, और रबर की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो कितनी होती है, 7। कितनी होती है, 7। यानी रबर में अगर दोनों चार्जेस के बीच में अगर आप रबर रखते हो तो फोर्स कितने टाइम्स कम हो जाएगा, 7 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो और अगर ये इनके बीच में अगर मैंने एयर रख दिया तो एयर की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है, 1 होती है, और 1 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी फोर्स जितना फ्री स्पेस में उतना ही कितना कहां पर रहेगा, एयर में रहेगा, किसी भी तरह के इसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे। तो वाटर के अंदर 80 टाइम्स लेस हो जाएगा फोर्स, मेटल रखेंगे तो इन्फिनिट, यानी कितना हो जाएगा, दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, 0। और ये क्वेश्चन बहुत एक आध बार क्वेश्चन आया भी है कि अगर दो चार्जेस है उनके बीच में कोई मेटल रख दिया, यानी मीडियम कौन सा, दोनों के बीच में मेटल है, तो मेटल तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो सीधा सा आंसर देना, फोर्स दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कारण क्या है, इन्फिनिट क्या होती है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी होती है, ER की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिट होती है। और इन्फिनिट होने के कारण यहां पर जैसे इन्फिनिट पुट करेंगे 1/∞ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरा कितना हो गया, 0, और 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ग्लास रखेंगे तो 3 to 6 या 7 to 10 टाइम्स क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा। या रबर रखेंगे तो कितने टाइम्स लेस हो जाएगा फोर्स, तो हम जानते हैं कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स कम हो जाएगा। तो ये क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर
दो मीडियम के बीच में, जैसे कि आपको पूछा है कि अगर दोनों चार्ज है, अगर दोनों चार्ज के बीच में हमने मीडियम कौन सा रख दिया, ग्लास मीडियम रख दिया, कौन सा मीडियम रख दिया, ग्लास मीडियम, तो फोर्स कितना होगा। तो अगर आपको कुछ इस टाइप की क्वांटिटी बोलूं कि जैसे कि 6.65 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18, अगर इतनी फोर्स की वैल्यू बताओ तो आपको एक तो टाइम लग जाएगा इमेजिन करने में कि ये वैल्यू है कितनी, क्योंकि 10 की पावर कितनी है, -18 है, ठीक है। तो इमेजिन करने में हमको टाइम लग जाएगा, पर हमने जैसे बोला कि एयर के रेस्पेक्ट में कितना है, 7 टाइम्स लेस है, एयर के रेस्पेक्ट में कितना है, 7 टाइम्स लेस है, तो फोर्स कितना है हमको तुरंत पता चल जाएगा, हम क्वांटिफाई फोर्स को कर सकेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए हमने फोर्स की वैल्यू को सिंपल तरीके से निकालने के लिए एक नई क्वांटिटी बनाई थी, और वो क्वांटिटी कौन सी थी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो हमने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, फोर्स इन मीडियम कितना होता है और फोर्स इन एयर कितना होता है। अब हम देखेंगे कि ये जो कूलॉम्स लॉ है उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो वेक्टर फॉर्म हमको निकालने की जरूरत क्यों है, सबसे पहली बात तो ये कि वेक्टर फॉर्म हमको निकालने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमने देखा है कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो हमने निकाला कि भी फोर्स इन मीडियम कितना होता है कि F = 1/4πε0 Q1 Q2 / r², या फोर्स इन एयर कितना होता है 1/4πε0 Q1 Q2 / r²। तो ये क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है। और फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन के लिए इस फोर्स के फॉर्मूले को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हम देखेंगे कि कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है, ठीक है। तो अभी ये जो वैल्यू निकाली है सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, ठीक है, यानी अभी इनकम्प्लीट है, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या निकालेंगे हम, तो दोनों फोर्स के बीच में डायरेक्शन, कि जैसे Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, तो Q1 इस पे जो फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, Q2 इस पे जो फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, तो वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है। ऑफ कूलॉम्स लॉ, ठीक है। तो दो चार्ज है हमारे पास, ठीक है, डायग्राम को हम वापस बना लेते हैं। ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, Q1 और Q2, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस हम जानते कितना है, R है, पर अभी हम लिखेंगे नहीं क्योंकि हमको यहां पर डिस्टेंस की वैल्यू कुछ चेंज करनी है। तो ये इनके बीच का डिस्टेंस है, दो चार्ज है Q1 Q2, ठीक है। हम कैलकुलेशन को लेना चाहते हैं फ्रॉम Q1 टू Q2, कहां से कहां ले रहे हैं, Q1 से हम कहां पर निकालेंगे फोर्स की डायरेक्शन, Q2 की तरफ निकालेंगे। तो हम जा कहां से रहे, Q1 से कहां पर जा रहे हैं, Q2 पर जा रहे हैं। तो हमने जो डिस्टेंस लिया उस डिस्टेंस को हमने क्या माना, तो उस डिस्टेंस को हमने माना R21, क्या माना हमने, R21 हमने माना कि जैसे आप इसको R12 भी मान सकते हो, ठीक है। ये हमारा तरीका है, हर बुक में आपको अलग अलग मिलेगा कि हमने कहां से कहां तक रहे, तो जा रहे हम Q1 से और कहां पर पहुंच रहे, Q2 पर, यानी जहां पर पहुंचेंगे टूवर्ड्स कहां पर है, 2 पर, यानी 2 को आगे लिखा, और स्टार्ट कहां से किया, फ्रॉम कहां पर है, तो फ्रॉम को हमने क्या लिखा, पीछे लिखा। तो इस डिस्टेंस को हमने कितना लिखा, R21 लिखा, ठीक है। बुक के अंदर आपको R12 भी मिल जाएगा, तो वो एक मानने का तरीका है, कोई भी कुछ भी मान सकता है। तो यूनिट वेक्टर आपने इसको क्लास में देखा होगा, 11th क्लास में जब वेक्टर क्वांटिटीज आपने पढ़ी होगी कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, तो यूनिट वेक्टर को आपने देखा होगा। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो किसी भी मैग्नीट्यूड, जैसे ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसके अंदर क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जैसे हमने मान लिया कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R21 है, तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और वो फोर्स कितना होगा, तो फोर्स ऑन Q2 बाय Q1,
कितना होगा, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, इसको हम निकालेंगे और उसका नाम हमने क्या रखा कि अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, रिपल्शन का फोर्स होगा, और रिपल्शन का फोर्स की कौन सी डायरेक्शन होगी, तो ये जो चार्ज Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा है इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी। और इस फोर्स का हमने नाम रखा कि फोर्स ऑन, किस पे लग रहा है फोर्स, Q2 पर लग रहा है, और कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है, तो इस फोर्स को हमने नाम दे दिया F21। क्या दे दिया, F21। तो फोर्स ऑन जिस पर लग रहा है, और ये कौन लगा रहा है, बाय 1, यानी कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, तो इसको हमने नाम क्या दे दिया, F21। और ये वाला जो चार्ज है Q2 वो किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, Q1 पर, और इसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है। तो इस वाले फोर्स का हमने नाम ले लिया कि फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, तो Q1 के ऊपर। कौन लगा रहा है, तो Q2 लगा रहा है, तो हमने इसका नाम क्या लग दिया, 1 2, यानी जिस पर लग रहा है ऑन, और ये क्या है, बाय, और यहां पर भी ये क्या है, ऑन, और ये क्या है, बाय, यानी लगा किस पे रहा है, तो ऑन Q2 और बाय Q1। ठीक है, तो इस फोर्स को हमने F12 बोल दिया, और इस फोर्स को हमने क्या बोला, F21 बोला। अब हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैग्नीट्यूड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट वेक्टर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा कि जैसे कि हमको निकालना है, फर्स्ट फोर्स निकालना है, F21 निकालना है, तो F21 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओपन R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर। तो हम इसको R स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये ओनली फॉर मैग्नीट्यूड है, या हम इसको ले सकते हैं R21, और मॉडुलस में इसको क्या लिखा हमने, स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, क्या लिखा, मॉडुलस में हमने इसको क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब ये फोर्स कौन सी क्वांटिटी आ गई, वेक्टर, तो इसके ऊपर एरो लगाना जरूरी है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उसका यूनिट वेक्टर कितना है, तो इसका यूनिट वेक्टर है R21। कितना, R21। तो अगर इसको चाहो तो आप इस फॉर्म में, ये मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मॉडुलस का मतलब भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, तो इसको सिंपल आप R स्क्वायर लिख सकते हो, सिंपल आप इसको R स्क्वायर भी लिख सकते हो। और अगर आप लिखना चाहोगे R21 मॉडुलस के अंदर लिखना चाहो और स्क्वायर लिखना चाहो तो वो भी आप लिख सकते हो। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, F21 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओपन R21 का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर कितना हो गया, R21। यानी हमने क्या किया, सिंपल सा यूनिट वेक्टर का इसके अंदर क्या किया, मल्टीप्लाई किया, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अब दूसरा फोर्स हमारे पास निकालना, दूसरा फोर्स हमको निकालना है F12, और F12 के लिए क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओपन, यहां पर क्या हो जाएगा, मॉडुलस के अंदर R12, और यहां पर वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर 1 2। ठीक है, और हम यहां पर एक चीज जानते हैं कि R21 को हमने ये लिया, यानी फ्रॉम Q1 टू Q2 लेंगे, तो R जो 1 2 होगा वो क्या होगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो R21 को हमने ये लिया, तो R12 कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो हम लिख सकते हैं कि R यूनिट वेक्टर R21 इज नॉट इक्वल टू यूनिट वेक्टर R12। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, अगर इसके बाद भी अगर मैं चाहूं कि दोनों को मैं बराबर लिखूं, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी ये जो डायरेक्शन है इसको मुझे उल्टा करना पड़ेगा, यानी इसकी डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही इसकी डायरेक्शन में लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो उल्टा हो गया, तो हम लिखेंगे कि R21 इज इक्वल टू R12, पर यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस। क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। तो जब यूनिट वेक्टर दोनों सेम नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो फोर्स कितना हो गया, तो F21 इज इक्वल टू माइनस F12। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है, कूलम्ब फोर्स होता है, वो क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट मतलब ये होता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। कि अगर ये चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओपन R स्क्वायर, बट उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। ठीक है, और ये वाला जो चार्ज है Q2 वो भी इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का फोर्स का सेम है, पर उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। यानी दोनों फोर्स कैसे है तो इक्वल, पर कैसे, अपोजिट, यानी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और डायरेक्शन दोनों की कैसी है, अपोजिट है। तो ये दोनों फोर्स कैसे है, इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है,
तो कूलम्ब फोर्स हमने फाइंड आउट कर लिया कि जब यूनिट वेक्टर क्वेश्चन के अंदर हमको यूनिट वेक्टर गिवन है तब हम कूलम्ब फोर्स का जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये वाला करेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर हमको फुल वेक्टर गिवन है, और फुल वेक्टर क्या होता है तो आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू फुल वेक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन के अंदर जब आपको यूनिट वेक्टर गिवन है तब तो फॉर्मूला ये यूज करोगे, और जब अगर आपको क्वेश्चन के अंदर फुल वेक्टर गिवन है, पोजीशन वेक्टर गिवन है आर, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। तो फुल वेक्टर किसके बराबर होता है, तो फुल वेक्टर बराबर होता है कि इसको ट्रांसफर कर दिया तो यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई मॉडुलस ऑफ आर। ठीक है, तो ये इसके बराबर होता है। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, व्हेन फुल वेक्टर आर गिवन। ठीक है, ये फोर्स के इतने सारे फॉर्मूले आपको याद रखने जरूरी है, हालांकि याद रखने की कोई जरूरत भी नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो जब यूनिट वेक्टर गिवन है तो हम फोर्स का फॉर्मूला ये वाला लेंगे। अगर हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम सिंपल सा जो कूलम्ब लॉ के अंदर स्टार्टिंग में हमने जो फॉर्मूला निकाला कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओपन R स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला लेंगे। और जब फुल वेक्टर गिवन है तो व्हेन फुल वेक्टर आर गिवन, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ठीक है, अब यहां पर यूनिट वेक्टर की जगह हमको क्या दे रखा है, फुल वेक्टर दे रखा है। तो यूनिट वेक्टर की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे फुल वेक्टर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि हमने देखा है फोर्स 1/2 कितना हो जाएगा, तो R12 मॉडुलस। ठीक है, और यूनिट वेक्टर की जगह हमको क्या पुट करना है, तो यहां पर जो ये यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर की जगह हमको क्या पुट करना है, तो फुल वेक्टर ओपन मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो फुल वेक्टर ओपन मॉडुलस वेक्टर पुट करेंगे तो क्या हो गया, फुल वेक्टर हो गया। ठीक है, फुल वेक्टर कितना 1/2 और मॉडुलस ऑफ वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा R12 की पावर, सॉरी ये सिर्फ R12 होगा। ठीक है, अब दोनों का बेस सेम है, इसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं, यानी कितनी है 1 है, और इसके ऊपर पावर कितनी है 2 है, तो पावर कितनी हो जाएगी, यहां पर 3 हो जाएगी। तो इसको सोल्व करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, तो F12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओपन, ये क्या हो जाएगा मॉडुलस R12 का क्यूब, क्या हो जाएगा क्यूब, और यहां पर क्या हो जाएगा फुल वेक्टर, और फुल वेक्टर कितना है 1/2। ठीक है, तो इसको हम अगर इस टाइप में नहीं लिख के क्या लिख सकते हैं, R³ भी, सिंपल सा R³ भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 1/2 का आ गया। अगर आपको नेक्स्ट निकालना है F21 का, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं। F21 का क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओपन, क्या हो जाएगा R21 मॉडुलस क्यूब, और यहां पर क्या हो जाएगा फुल वेक्टर ये। ठीक है, तो ये किसका आ गया F21 का आ गया, और ये किसका आ गया F12 का आ गया। जब हमको क्या गिवन है फुल वेक्टर, और हमने कुछ भी नहीं किया है, सिंपल सा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमको पता है, क्लास 11th में हम पढ़ के आए हैं कि फुल वेक्टर ओपन मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ये पुट करके हमने इसको निकाल दिया है। आगे थोड़ा हम जब पोजीशन वेक्टर गिवन है तब फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा हम आगे नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। लेसन नंबर 23 का जो पार्ट अपना 4 चल रहा है आज स्टार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत अपन श्वसन की क्रियाविधि का आज अपन देखेंगे पूरी तरह से। श्वसन कैसे होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है और रेस्पिरेटरी प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस के बारे में अपन आज पूरी तरह से पढ़ेंगे। कल अपन लास्ट जाते जाते या लास्ट क्लास जब हुई थी अपनी प्रीवियस क्लास में, अपन ने एक डायग्राम ड्रॉ किया था, और उस डायग्राम के अंतर्गत अपन ने रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उस श्वसन तंत्र के अंतर्गत अपन ने कुछ इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर लिया था। और डायग्राम ड्रॉ करते समय ध्यान रखना है कि जो आप डायग्राम बना रहे हैं उस डायग्राम के अंदर
जो भी हम डायग्राम बनाते हैं ये ध्यान रखना, बेसिकली बायोलॉजी हो या साइंस हो, जब भी हम किसी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो उस डायग्राम को हमें अच्छी तरह से बनाना है, ताकि क्या है कि ये हमारा एक्सटर्नल मटेरियल है जिसके थ्रू हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, है ना। डायग्राम आपके बहुत सारा रिप्रेजेंट करेगा कि आप कितना नंबर चाहते हैं और कैसे नंबर ला सकते हैं। तो डायग्रामेटिक जो वर्क है आपका अच्छे तरीके से होना चाहिए ताकि नंबर अच्छे आ सके ना। तो नंबर लाने का सबसे अच्छा जरिया यही है बायोलॉजी के अंदर, है ना। तो जितना अच्छा डायग्राम होगा, जितना लेबल डायग्राम होगा, है ना, जितना नामांकित करोगे उसके अकॉर्डिंग उसका आपका नंबर लाने का चांस ज़्यादा हो जाता है ना। तो और लेबल होना चाहिए डायग्राम, सबसे बड़ी चीज़ ये। तो जितना अच्छा आप डायग्राम बनाएंगे, जितना अच्छा ड्रॉ करेंगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा ना। तो इस तरह से डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और सारे नाम लिखने हैं, श्वास नली, फेफड़े, वायु कुपिकाएं, तनपुट जिसे डायफ्राम कहते हैं, है ना, ऊपर कंठ कृष्णी, कंठच्छद, कंठ। तो लेबल डायग्राम करना है, कभी भी बिना डायग्राम ऐसा नहीं नाम ले लिखे और डायग्राम ड्रॉ करके आ गए। तो डायग्राम जो भी बना रहे हैं, चाहे श्वसन का हो, चाहे पाचन तंत्र का हो, चाहे मस्तिष्क का हो, है ना, हार्ट का हो, कैसे भी डायग्राम बनाएं उसको लेबल जरूर करें, विदाउट लेबल कभी ना बनाए ना, क्योंकि इन नामों के बिना आपके डायग्राम को चेक नहीं किया जाएगा। क्योंकि हो सकता है आपने ड्रॉ तो कहीं इधर उधर देख के भी कर लिया हो, लेकिन नाम याद नहीं रहते हैं, नाम इधर उधर से नहीं मिल पाते। तो इन चीज़ों को या नामांकित करना बहुत ज़रूरी है। बिना नामांकित, बिना लेबल डायग्राम आपका चेक नहीं किया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें ना। तो इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर दिया। फिर अपन बात करते हैं इसकी क्रियाविधि के बारे में कि श्वसन की क्रियाविधि कितनी प्रकार की होती है, श्वसन की क्रियाविधि होती कैसे है। तो श्वसन मैंने आपको समझा दिया, कैसी प्रक्रिया थी, क्या प्रोसेस थी, सारी बातें अपनी फाइनली हो चुकी हैं। अब अपन सीधी श्वसन की क्रियाविधि पे आ जाते हैं कि श्वसन की क्रियाविधि कैसे होती है और श्वसन किस तरह का एक प्रोसीजर होता है, उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं ना। तो श्वसन की बात करें, श्वसन की क्रियाविधि कैसी होती है। श्वसन की क्रियाविधि, क्रियाविधि मतलब कि कैसे आप श्वसन करते हैं, उस कैसे श्वास को अंदर डालते हैं, कैसे कोई जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट मटेरियल नहीं है, जैसे हम श्वसन की क्रियाविधि के द्वारा CO2 को रिलीज करते हैं, O2 को लेते हैं, तो CO2 को जो निकाला जाता है वो और O2 को लिया जाता है वो, ये सारी प्रोसेस जो होती है वो किस तरह से होती है, उसको क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें अपन अभी पढ़ेंगे। श्वसन की क्रियाविधि दो तरह की है, पहली लिख रहा हूँ मैं, निःश्वसन, एक होती है उच्छ्वसन। निःश्वसन को क्या बोलते हैं, अंतःश्वसन या इंस्पायरेशन। अंतःश्वसन, अब ये अंतःश्वसन किया क्यों जाता है, मैं सबसे मोस्ट ऑफ जो रीजन है इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो आपको बता दूं कि निःश्वसन या अंतःश्वसन क्यों किया जाता है या इंस्पायरेशन क्यों होता है, क्योंकि जब हमारे वक्ष गुहा में या हमारे फेफड़ों के अंदर O2 का आयतन वायुमंडल के O2 के आयतन की तुलना में कम हो जाता है। क्या कह रहा, ध्यान से सुना। निःश्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, जब वक्ष गुहा के अंदर O2 का आयतन वायुमंडल में उपस्थित O2 के आयतन की तुलना में कम हो जाता है, उस समय हम इस प्रकार की क्रियाविधि को करके हमारे अंदर की O2 की मात्रा को वायुमंडल की O2 की मात्रा से बराबर कर लेते हैं, आयतन बराबर कर लेते हैं। यही निःश्वसन की प्रक्रिया होती है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, O2 को अंदर लेते हैं। क्या करते हैं, O2 को इस क्रियाविधि के द्वारा अंदर लिया जाता है ना। ये इनहेलेशन भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन। इनहेलेशन, O2 को अंदर लेना, CO2 को छोड़ना नहीं, CO2 को छोड़ेंगे वो तो आपका उच्छ्वसन हो जाएगा, है ना। इसमें क्या है, सिर्फ O2 को लेना, और O2 को जब लिया जाता है क्या होता है, क्या करते हैं,
तनपुट यानी डायफ्राम, ठीक है, तनपुट को क्या बोलते हैं? डायफ्राम। तनपुट और अंतरापरशुक पेशियों के संकुचन से ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। क्या होता है? तनपुट यानी डायफ्राम। डायफ्राम जब सिकुड़ेगा तो क्या होगा? हम जो O2 लेंगे वो O2 क्या हो जाएगा? लेने से फेफड़ों के अंदर भर जाएगी, स्वेलअप हो जाएगा, फेफड़ा फूल जाएगा, और फूलते क्या हो जाएगा? जैसे फेफड़ा था ना, इस तरीके से था। और यहाँ क्या था आपका? डायफ्राम। तो ये डायफ्राम जब सिकुड़ेगा ऐसे हो जाएगा कंप्रेस, तो ये फैलेगा तब जाके ये कंप्रेस होगा ना। तो कोई चीज़ फैलेगी तो अपने आसपास वाले एरिया को दबाएगी, है ना। जैसे अपन भी तकिए पे, सिराने पे सिर रखते हैं, जैसे सिर का वजन उस सिराने पे या तकिए पे गिरता है तो क्या पिचक जाता है, दब जाता है ना। तो एक चीज़ फैल रही है, एक दब रही है ना। तो क्या होता है? ये इसके ऊपर फैलेगा तो ये सिकुड़ जाएगा, तो इसके सिकुड़ने से ये फैल जाता है, या इसके फैलने से ये सिकुड़ जाता है। तो तनपुट या डायफ्राम और फेफड़े, ठीक है, अलग अलग गतियाँ करेंगे। ध्यान रखना, दोनों की गति एक समान नहीं होगी, दोनों अलग अलग विपरीत अवस्था में जाएंगे। एक फैलेगा तो दूसरा सिकुड़ेगा, और जब यही तनपुट फैलेगा वापस तो ये फेफड़े जो होंगे, लंग्स जो होंगे, वो आपके क्या हो जाएंगे? कंप्रेस होने लग जाएंगे, सिकुड़ेंगे, है ना। तो एक फैलेगा और दूसरा सिकुड़ेगा, इस तरह से ये प्रक्रिया होगी। और जब अपन अंतर श्वसन करेंगे, ठीक है, निःश्वसन करेंगे, इनहेलेशन करेंगे, इंस्पिरेशन करेंगे, तो क्या होगा? वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा। इसके अंदर पॉइंट डालते हुए लिख दें अपन, ठीक है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाना, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाना, तो इससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, तनपुट सिकुड़ जाएगा, ठीक है। फिर ये प्रक्रिया होती क्यों है? मैंने आपको बता दी कि बाह्य वातावरण में O2 का आयतन अधिक तथा वक्ष गुहा में O2 का आयतन कम होने पर, मतलब जब वक्ष गुहा में O2 का आयतन कम होता है और वातावरण में O2 का आयतन अधिक होता है, तो ये प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया से होने से आपके अंदर और बाहर दोनों के आयतन में बराबरी जब हो जाती है तो प्रक्रिया रुक जाती है। रुकते ही क्या हो जाता है? वापस एक्सहेलेशन की प्रक्रिया चालू हो जाती है ना, बाहर उच्च वसन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और इसके लिए मैंने आपको पथ बता दिया था कि इनहेलेशन का पथ क्या होता है? नासा द्वार, नासा मार्ग, नासा गुहा, कंठ ग्रसनी, है ना, श्वसनिका, वायु मार्ग, फिर आगे जाके क्या हो गया? श्वसनिकाएं, श्वास नली, है ना, वायु कुपिकाएं, और वायु कुपिका कोश, और लास्ट में वायु कुपिकाएं, ठीक है। इस तरीके से पूरा आपके वायु का पथ बनता है, अंदर आंतरिक पथ बनता है, जो आपको क्या करता है? श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण कराता है ना। तो और क्या चीज़ थी? ये मेन चीज़ें थी, मैंने आपको लिखवा दी। तो ये चीज़ें आपको इस तरीके से नोट कर लेनी। क्या कहना कि श्वसन की क्रियाविधि दो प्रकार से होती है, निःश्वसन जिसे इंस्पिरेशन या अंतर श्वसन भी कहते हैं, इसी प्रक्रिया को इनहेलेशन भी कहते हैं, जिसके अंदर O2 को अंदर लिया जाता है। फिर दूसरी बात क्या होगी? तनपुट और अंतरापरशुक पेशियों के संकुचन से ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इस प्रक्रिया में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है तथा बाह्य वातावरण में O2 का आयतन अधिक तथा वक्ष गुहा में O2 का आयतन कम होने पर यह प्रक्रिया होती है, और जब दोनों का आयतन बराबर हो जाता है ये प्रक्रिया रुक जाती है। उसके बाद उच्च वसन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और इसका एक पथ है, जिस पथ को आप लिखना चाहें तो मैंने पहले लिखवा दिया था, नासा द्वार, नासा गुहा, ग्रसनी, गांठी ढक्कन, है ना, श्वसनिया, श्वसनिकाएँ, वायु कुपिका कोश,
है ना, और वायु कुपिका, और सबसे मेन चीज़ फेफड़े। सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन होते हैं उसके बारे में आपको बता दिया था। इसके सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन कौन है? फेफड़े हैं, जिसके अंदर श्वास भरी जाती है ना, बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इसके अंदर ही मौजूद होते हैं, श्वसन कुपिका या श्वसन कोश बोलते हैं, और उन्हीं में ये वायु भरने के बाद ये फेफड़े फूल जाते हैं और आपके दोनों का आयतन, एनवायरमेंट और शरीर के अंदर यानी फेफड़ों का आयतन जब हवा भर जाएगी तो दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा तो ये फूल जाएगा ना। तो ये होगी आपके इनहेलेशन की प्रक्रिया, इंस्पिरेशन की प्रक्रिया या अंतः श्वसन की प्रक्रिया है, जिसे नेहा श्वसन भी कहते हैं। इसके बाद होती है आपकी उच्च वसन, इसको उतार लें। इसके बाद अपन बात करते हैं उच्च वसन की, है ना, जिसे एक्सपायरेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उच्च वसन की, है ना, दूसरी प्रक्रिया। इनहेलेशन होगी, उच्च वसन की बात करते हैं। दूसरी प्रक्रिया उच्च वसन, जिसे क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन। या एक्सहेलेशन। ठीक है, एक्सहेलेशन, एक्सपायरेशन या उच्छ्वसन, ये प्रक्रिया कौन सी है? CO2 को शरीर से बाहर त्यागना। CO2 को शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उच्छ्वसन या एक्सहेलेशन। दूसरी बात, उसमें क्या हुआ था? तनपुट और डायफ्राम के सिकुड़ने से। इसमें क्या होगा? तनपुट, जिसे अपन डायफ्राम कहते हैं, तथा अंतरा परशुक पेशियों के शिथिलन से। शिथिलन मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन मतलब जब वो पेशियां और आपका डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा तब ये प्रक्रिया हो जाएगी। अंतरापरशुक पेशियों के शिथिलन से प्रारंभ। ठीक है, और ये जब शिथिलन में आएगी तो क्या हो जाएगा? आपका जो वक्ष गुहा है, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे अंदर लेंगे बढ़ गया, और जैसे बाहर एक्सहेलेशन करेंगे या रेस्पिरेट सिस्टम में एक्सपायरेशन करेंगे तो क्या होगा? वक्ष गुहा से O2 बाहर निकल जाएगी और जैसे CO2 बाहर निकल जाएगी, और जैसे CO2 बाहर निकलेगी आपके वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा। किसकी तुलना में? वायुमंडल की तुलना में, है ना। और वायुमंडल की तुलना में जब O2 का आयतन हमारे शरीर में बन जाता है, बढ़ जाता है और दोनों का समान हो जाता है तो वो इनहेलेशन था, और जब बाहर निकल जाएगा तब आयतन कम हो जाएगा, ये आपके एक्सहेलेशन हो गया ना। तो इसमें वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा, डायफ्राम फैल जाएंगे, अंतरापेशिक पेशियां जो होती है वो भी फैल जाएगी, शिथिलन में आ जाएगी, और आपके जो CO2 है वो आपके शरीर से बाहर निकल जाएगी, है ना। तो पेशियां ऊपर उठ जाएगी या शिथिलन में आ जाएगी। तो ये दो तीन मुख्य बातें थी इसकी, किसकी? उच्च वसन या एक्सहेलेशन की। इसके अंदर ये बातें आपको लिख लेनी है, उतार लेनी है। और मेन चीज़ थी CO2 को शरीर से निकालना, और तनपुट और अंतरापरशुक या डायफ्राम और पेशियां जो होगी, आपके मसल्स जो होंगे, है ना, मांसपेशियां जो होगी वो शिथिलन अवस्था में या रिलैक्सेशन में आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपके उच्च वसन की प्रक्रिया। इसके बाद अपन पढ़ेंगे मॉर्निंग एवरीवन।
जैसा हमने आप जानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड को हमने स्टार्ट किया था, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। 31 पे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे हमने देखा था C8, TS12, L5, S5, CO1, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा और घर जाके देखा भी होगा इजीली, तो आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। अब जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसका जो ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब होता है जैसे ये चौक है, इसको यहां से कट करने के बाद हम इसकी क्या बनाएंगे, स्लाइड बनाएंगे और इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं ये कैसी दिखती है और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, वो हमको ट्रांसवर्स सेक्शन देखने के बाद ही पता चलता है। इसलिए हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मतलब आपकी स्पाइनल कॉर्ड दिखती कैसी। इसके अंदर भी क्या होती है, फिशर्स होती है। फिशर्स मतलब जो अंदर की तरफ उसको डिवाइड करती है, दो पार्ट्स बनाती है, उसको हम फिशर कहते हैं। हमने देखा था ब्रेन के अंदर, तो इसके अंदर 2 सेक्शंस होते हैं या फिशर्स होती है। तो आज हम इसको डायग्रामेटिकली ही प्रेजेंट करेंगे और डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करने से आपको चीजें क्या होती है, इजीली याद हो जाती है और वो डायग्राम आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसलिए आपको इस डायग्राम पे फुल फोकस करना है और कैसे बनता है कैसे नहीं। अब मैं जैसे बना रहा हूं, आप कॉपी में ट्राई करते रहिए, तो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा और आपको सारे नाम इजीली याद हो जाएंगे। इतना ज्यादा कोई डिफिकल्ट भी नहीं है और ये आपको इजीली 3 नंबर दे जाएगा। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसके अंदर 2 फिशर होती है, वो कुछ ऐसा बना हुआ रहता है। जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन हम देखते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो कुछ ऐसे बनी हुई रहती है। ये आपके स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है आउटर, इसके अंदर 2 फिशर है। अब ये 2 फिशर कौन कौन सी है, तो ये वाला जो पार्ट है, मतलब ये जो अबो वाला पार्ट और ये बिलो वाला पार्ट अपन डिवाइड करते हैं साइंस के अंदर। तो जो अबो वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं हम डोर्सल साइड। इसको क्या कहा जाता है, डोर्सल साइड। और इसको नॉर्मल एक लैंग्वेज में कहे तो ये वाला पार्ट कौन सा होता है, पोस्टीरियर पोर्शन। ये कौन सा हो जाएगा, पोस्टीरियर। ठीक है, और ये जो बिलो वाला पार्ट होता है इसका ये कौन सा होता है, वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड, जिसको हम कहते हैं एंटीरियर पोर्शन, एंटीरियर पार्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एंटीरियर पार्ट, ये वेंट्रल साइड, इसको कहते हैं डोर्सल साइड। ये जो फिशर बनी हुई है इसके बीच में, जो इसको क्या करती है, अंदर तक डीपर तक जाती है और इसको 2 सेगमेंट्स को अलग करती है। लेफ्ट एंड राइट 2 सेगमेंट्स बन जाए, ऐसी स्थिति हमको यहाँ पे दिखती है, इसलिए इनको कहा जाता है फिशर्स। तो ये जो फिशर इसको डिवाइड कर रही है, इस फिशर्स को क्या कहते हैं, इन फिशर को कहा जाता है, इस वाली फिशर को कहेंगे डोर्सल फिशर, क्योंकि डोर्सल साइड है, तो इसको कहा जाता है डोर्सल फिशर। और ये वाली जो फिशर होती है जो स्लाइटली डीपर होती है देन डोर्सल, डोर्सल से ज्यादा ही क्या होती है, डीपर होती है, इसको कहते हैं वेंट्रल फिशर। वेंट्रल फिशर। आपको सारे नाम याद होने चाहिए और इजी नाम है, इतना ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको याद नहीं हो। आप जैसे जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं वैसे आप भी ड्रॉ करोगे तो आपको इजीली क्या हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। और ये जो होता है वो आपको 3 मार्क्स दे जाता है फ्रीली। इतना डायग्राम से ही आपको चीजें क्लियर होती है। तो बायो में जितना डायग्राम आप अच्छा बनाते हो तो आपको चीजें भी उतनी ज्यादा जल्दी याद हो जाती है। ये हो जाएगा आपका डोर्सल फिशर, ये हो जाएगा आपका वेंट्रल फिशर। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है आपको, ब्रेन के अंदर हमने पढ़ा था, ब्रेन के अंदर हमने पढ़ा था कि जो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के बारे में पढ़ा था। कुछ पार्ट ऐसे थे जिनमें डिफरेंशिएशन था, लेकिन अपन ने ब्रेन के अंदर मोस्टली पढ़ा था कि इसके अंदर ग्रे मैटर जो होता है, ग्रे मैटर वो क्या होता है, आउटसाइड, और जो व्हाइट मैटर होता है वो क्या होता है, इनसाइड। ये हमने पढ़ा था। और पॉन्स, मेडुला, इनके बारे में हमने पढ़ा था, उसमें क्या था, रिवर्स कंडीशन थी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, कंप्लीटली ब्रेन जो होता है उसके अंदर ग्रे मैटर क्या होता है, आउटसाइड होता है, और व्हाइट मैटर क्या होता है, इनसाइड होता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड जो होती है इसके अंदर कोई दूसरे पार्ट तो है नहीं, लेकिन इसी के अंदर हम पढ़ेंगे कि इसका जो ग्रे मैटर होता है वो इनसाइड होता है और व्हाइट मैटर क्या होता है, आउटसाइड होता है। ये इसके अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, कि इसका जो ग्रे मैटर होता है वो क्या होता है, इनसाइड होता है और वो कुछ इस तरह से अरेंज होता है। ये आपका ग्रे मैटर है जो कुछ इस तरह से अरेंज होता है। और इसको अगर हम देखें तो ये कैसा दिखता है, एच शेप, यानी बटरफ्लाई शेप जैसा दिखता है, यानी कोई बटरफ्लाई हो, या फिर एच शेप इसको कह सकते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेटल लेटर एच की तरह ये दिखता है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर यानी ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होता है, इनसाइड, ग्रे मैटर
स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होता है, इनसाइड होता है, और जो आपका व्हाइट मैटर है वो क्या होता है, आउटसाइड। मतलब ये जो आउटसाइड पोर्शन है, इस एच वाले पोर्शन को हम छोड़ दे, यानी ये बीच वाले पोर्शन को छोड़ दे दिए, जो यहाँ वाला पोर्शन, यहाँ वाला जो पोर्शन बचता है, इसको हम क्या कहते हैं, व्हाइट मैटर। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका व्हाइट मैटर, ये वाला पोर्शन हो जाएगा आपका व्हाइट मैटर। जो हमको दिख रहा है ये क्या है, आउटसाइड। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो जो आपका ग्रे मैटर होता है वो क्या होता है, इनसाइड होता है, और आपका जो व्हाइट मैटर होता है वो क्या होता है, आउटसाइड होता है। अब इसके बाद अंदर इसके पार्ट्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसके पार्ट के बारे में हम देखें तो यहां पर एक होती है सेंट्रल कैनाल, यहां पे क्या होती है, एक सेंट्रल कैनाल होती है, इसको कहा जाता है सेंट्रल कैनाल। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल कैनाल। अब ये भी ध्यान रखना क्योंकि सेंट्रल कैनाल जो होती है इसकी वो स्पेशलाइज्ड होती है। इट इज लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। तो हम लिख देते हैं यहां पे, इट इज लाइंड विद सिलिएटेड कॉलमनर सेल्स। अब ये जो सिलिएटेड कॉलमनर सेल्स होती है जो यहां पे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होती है सेंट्रल कैनाल के अंदर, उसको कहा जाता है एपेंडिमा। इसको क्या कहते हैं, एपेंडिमा। ये नाम आपको पता होना चाहिए। एपेंडिमा नाम की स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जो सेंट्रल कैनाल बनाती है, किसकी, स्पाइनल कॉर्ड की। इसको कहा जाता है एपेंडिमा। हमने लिखा है इट इज लाइन विद सिलिएटेड कॉलमनर सेल्स। तो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होता है, आपको पता भी होगा जब आपने सेल्स और टिश्यू के बारे में पढ़ा हो, और नहीं भी पढ़ा हो तो मैं आपको बता देता हूं कि सिलिएटेड कॉलमनर सेल्स होती क्या है, दिखती कैसी है, नहीं इनको सिलिएटेड क्यों कहा जाता है। तो इनके ऊपर क्या होता है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है। ब्रश बॉर्डर जो सेल्स होती है उनको क्या कहते हैं, सिलिएटेड कॉलमनर सेल्स कहते हैं। और जब हम इंटेस्टाइन भी पढ़ेंगे, जब डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये होता क्या है। तो वैसे मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के बता देता हूं ये कैसे अरेंज होती है अंदर की तरफ। ये आपकी कॉलम लाइक सेल्स है, जो कॉलम बने हुए ऐसे ही होती है, और ये सर्कल है आपका पूरा जो सेंट्रल कैनाल है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम सीलिया कहते हैं। और ये क्या होगी, सेल्स। तो ये क्या हो जाएगी, सिलिएटेड कॉलमनर, कॉलम लाइक सेल्स है, और इन्हीं सेल्स को क्या कहा जाता है, एपेंडिमा, जो आपकी क्या बनाती है, स्पाइनल कॉर्ड का सेंट्रल कैनाल बनाती है। तो इसी के अंदर क्या होती है, आपकी सिलिएटेड सेल्स होती है। ये कुछ ऐसे अरेंज होती है, यहाँ पे हम इजीली बना नहीं सकते तो मैंने वहां बाहर बना दिया, तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। और डायग्राम आपको याद होगा तो ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा कि ये सिलिएटेड सेल्स होती है और कैसी होती है। इन सेल्स को कहा क्या जाता है, इनको कहा जाता है एपेंडिमा। और इस कैनाल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेंट्रल कैनाल। इसके जस्ट अबो सेंट्रल कैनाल की बात करें तो अपन यहाँ पे ग्रे मैटर हो गया, व्हाइट मैटर हो गया, आपका डोर्सल फिशर हो गया, डोर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड, और यहाँ पे वेंट्रल फिशर होती है। वेंट्रल फिशर क्या होती है, आपकी स्लाइटली डीपर होती है देन डोर्सल फिशर, कुछ ज्यादा ही अंदर तक चली जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्लाइटली डीपर देन डोर्सल फिशर। इसके बाद जो पार्ट बचते हैं इसके अंदर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये होता है आपका डोर्सल हॉर्न। इसको कहते हैं डोर्सल हॉर्न, जहां से न्यूरॉन्स कनेक्ट होती है। डोर्सल हॉर्न, स्पाइनल कॉर्ड में जहां से न्यूरॉन कनेक्ट होती है उसको वहां पे कहा जाता है डोर्सल हॉर्न। और जहां से वापस रिवर्स मतलब स्टिमुलस को ट्रांसमिट करने के लिए, मतलब जो स्टिमुलस आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से गेन किया और उस पर जो रेस्पॉन्स दिया और आपको क्या करना है, तो वो जहां से सिग्नल ऑर्गन्स के पास ट्रांसफर होते हैं वो कहलाता है वेंट्रल हॉर्न। ये वाला पार्ट होता है आपका वेंट्रल हॉर्न। तो जो आपके डोर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न होता है, यहां से न्यूरॉन्स क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। तो इस जो डोर्सल हॉर्न है यहां पे सेंसरी फाइबर्स कनेक्ट होते हैं। यहां पे कौन से फाइबर्स कनेक्ट होते हैं, सेंसरी फाइबर। और जो आपका वेंट्रल हॉर्न होता है इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, मोटर फाइबर। इससे कौन से फाइबर कनेक्ट होते हैं, मोटर फाइबर, जिसको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, मोटर न्यूरॉन्स भी कहो या फिर सेंसरी न्यूरॉन्स भी आप कह सकते हो। और जो इसका सेंट्रल वाला पार्ट होगा यहाँ पे, इस सेंटर में जो न्यूरॉन्स आती है वो कैसी होती है, बायपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। इसको रिफ्लेक्स सेक्शन के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो न्यूरॉन्स के बारे में भी हम पढ़ लेंगे कि कौन सी क्या क्या होती है और बायपोलर न्यूरॉन्स क्या होता है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये डायग्राम इजीली पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट इसके अंदर होते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है ऊपर की तरफ बना होता है, और एक पार्ट यहाँ पे वेंट्रल साइड में सेंट्रल कैनाल के जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है। दोनों के नाम भी होते हैं यहाँ पे। तो इस वाले पार्ट को कहते हैं
डोर्सल कमिश्योर, इसको कहा जाता है डोर्सल कमिश्योर। और ये वाला जो पार्ट यहां पे बचता है इसको कहते हैं वेंट्रल कमिश्योर। तो आपको दोनों साइड याद रखनी है, वेंट्रल वेंट्रल, हर वर्ड के आगे आपको वही लगाना है, डोर्सल और वेंट्रल, बाकी तो आपको इजीली याद हो जाएगा। इसको कहते हैं वेंट्रल कमिश्योर, ठीक है। तो ये जो आपकी सेंट्रल कैनाल है उसके जस्ट अबव वाला पार्ट है उसको कहते हैं डोर्सल कमिश्योर, और नीचे वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं वेंट्रल कमिश्योर। और यहां से इस डोर्सल वाले पार्ट से ही आपकी एक सेप्टा अराइज होती है जो सेंट्रल कैनाल से कनेक्ट होती है, जो सेंट्रल कैनाल से क्या होती है, कनेक्ट होती है, उसको कहते हैं डोर्सल सेप्टा। इस वाले पोर्शन को क्या कहेंगे, डोर्सल सेप्टा, इसको कहा जाता है डोर्सल सेप्टा। तो ये हो गया आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट ऐसे भी है जो बचे हुए रहते हैं, जैसे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, एक ये वाला और एक ये वाला, ये भी डिफरेंशिएट होते हैं यहाँ पे। तो इनको भी कुछ न कुछ नाम दिया जाता है। इसको, इस वाले पार्ट को, मतलब ये वाला और यहाँ पे ये वाला, इसको कहते हैं लेटरल फ्यूनिकुलस, लेटरल फ्यूनिक्यूलस, लेटरल फ्यूनिकुलस। तो ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा, इसका लेटरल फ्यूनिकुलस ही हो जाएगा। ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला, ये दोनों क्या कहलाएंगे, लेटरल फ्यूनिकुलस। अब यहाँ पे जो बचता है और यहाँ पे जो बचता है, मतलब अपर और बिलो जो वाला पार्ट होता है ये भी फ्यूनिकुलस ही होता है, लेकिन ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका, यहाँ पे जो पार्ट है उसको कहेंगे हम डोर्सल फ्यूनिकुलस, क्योंकि डोर्सल साइड में है तो इसको कहेंगे डोर्सल फ्यूनिकुलस। और जो इसको बिलो वाला पार्ट रहेगा इसको क्या कहेंगे, वेंट्रल फ्यूनिकुलस। ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा आपका, वेंट्रल फ्यूनिकुलस। तो ये हो जाती है कंप्लीट आपकी स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन। मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन हमने देखा थी अंदर से कैसी दिखती है और कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है। तो ये हम रिफ्लेक्ट एक्शन वाला जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि इन पार्ट्स के फंक्शंस क्या होते हैं। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या होता है। तो ये इसके अंदर दो फिशर्स होती है जो इसको क्या करती है, डिवाइड करती है। और दो फिशर्स कौन कौन सी होती है, और स्पाइनल कॉर्ड का जो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है वो कैसा होता है। ये जो दो फिशर है, मतलब अबो वाला पार्ट को हम क्या कहेंगे, डोर्सल साइड। इस अबव वाले पार्ट को क्या कहा जाएगा, डोर्सल साइड। और बिलो वाले पार्ट को हम कहते हैं वेंट्रल साइड। यानी ये जो डोर्सल साइड है इसी को हम पोस्टीरियर भी कह सकते हैं और वेंट्रल साइड को हम क्या कह सकते हैं, एंटीरियर। इसके अंदर जो फिशर बनी हुई रहती है, मतलब जो इसको क्या करती है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी है ऐसे जाती है, तो इस फिशर को क्या कहा जाता है, इस फिशर को कहते हैं डोर्सल फिशर। यानी जो डोर्सल साइड है उस फिशर को हम क्या कहेंगे, डोर्सल फिशर। और जो वेंट्रल साइड है यानी एंटीरियर पोर्शन में उसको कहते हैं हम वेंट्रल फिशर, और ऊपर वाले को डोर्सल फिशर। इसके बाद जो बीच में इसमें कैनाल होती है, इस कैनाल को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल कैनाल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सेल्स का आपको नाम ध्यान होना चाहिए। तो इसको कहते हैं सेंट्रल कैनाल। और ये किससे लाइन होती है, विद सिलिएटेड कॉलुमिनर सेल्स। और सिलिएटेड कॉलुमिनर सेल्स होती है, ये कॉलम लाइक सेल्स होती है। और इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, सिलिया प्रेजेंट होते हैं। मतलब ब्रश बॉर्डर भी कह सकते हैं अपन, या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ये मूवमेंट भी करते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, सिलिएटेड कॉलुमिनर सेल्स। और इन सेल्स को क्या कहते हैं, एपेंडिमा। इन सेल्स को कहा जाता है एपेंडिमा। इसके बाद इस जस्ट सेंट्रल कैनाल के अबोव वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं हम डोर्सल कमिश्योर। और सेंट्रल कैनाल के जस्ट बिलो वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रल कमिश्योर। इसके बाद डोर्सल कैनाल से जो एक सेप्टम अटैच होती है, ओनली डोर्सल पार्ट से ही सेंट्रल कैनाल से एक सेप्टम अटैच होती है, उसको कहते हैं हम डोर्सल सेप्टा। इसके बाद जो आपके ये पार्ट पोर्शन बचा हुआ है, ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं लेटरल फ्यूनिकुलस। और यहाँ पे अबो और बिलो जो पोर्शन बचता है उसको कहते हैं, इस वाले पोर्शन को कहा जाएगा आपके डोर्सल फ्यूनिकुलस। और इस वाले पोर्शन को यानी बिलो वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, वेंट्रल फ्यूनिकुलस। ये करेक्ट है आपके। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर वो है ग्रे और व्हाइट मैटर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड जो होती है उसमें ग्रे मैटर क्या होता है, इनसाइड होता है। और जो आपका व्हाइट मैटर होता है वो क्या होता है, आउटसाइड होता है। ठीक है। और फिर इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ग्रे मैटर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, एच शेप। ग्रे मैटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एच शेप, या फिर इसको हम कह सकते हैं बटरफ्लाई शेप। बटरफ्लाई शेप, इसका शेप कैसा होता है ग्रे मैटर का, बटरफ्लाई शेप। या फिर इंग्लिश के अल्फाबेट लेटर यानी एच जैसा दिखता है, वो आपको दिख भी रहा है, डायग्राम हमने बनाया है उसके अंदर। तो ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड। इसका फंक्शन क्या होता है, इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो फंक्शन है इसका रिफ्लेक्स एक्शन। ये आपके रिफ्लेक्स एक्शन के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब इसका मेन फंक्शन हो जाएगा आपका रिफ्लेक्स एक्शन। आपको ये भी
पता होना चाहिए कि आपके जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो किस लिए काम करती है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, तो इसके लिए आपके बुक में एक पार्ट दे रखा है रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इसको डिस्कस नहीं करना, आपको सिर्फ फंक्शन याद रखना है। आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए, क्योंकि इसी डायग्राम को लेकर हम इसके अंदर कुछ पार्ट ऐड कर देंगे और रिफ्लेक्स एक्शन को भी पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इस टर्मिनोलॉजी को या इस टर्म को आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है, और नहीं भी पता हो तो मैं आपको बता देता हूं रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। जैसे कोई गर्म चीज है, हॉट, उसको जैसे ही हमने टच किया, और टच करते ही हम क्या करते हैं, हाथ पीछे हटा लेते हैं। हम सोचते भी नहीं है ये गर्म क्यों था, कैसा था, कितना गर्म था। जैसे कि टेम्परेचर तो हमको पता चलता ही है, बेसिकली हम डिनोट कर सकते हैं कि इतना गर्म होगा यूं, ठीक है। तो जैसे हमने टच किया, हमको गर्म हटा, हमने वहां से हाथ को क्या किया, हटा लिया। जैसे हम कहीं बैठने गए और सीट के ऊपर क्या कोई पिन पड़ी हुई है, और जैसे ही आप बैठे, आपको वो पिन नहीं दिखी है, लेकिन आप बैठे, जैसे ही आपको पिन छूगी, आप क्या करते हो, वहां से फटाक से खड़े हो जाते हो। आप ये नहीं पता कर पाते हो या सोचते नहीं हो बैठते समय कि पिन है, अंदर जा रही है, लग रही है, ऐसा कुछ सोचते नहीं। आप सिर्फ फटाक से क्या करते हो, वहां से उड़ जाते हो। उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जहां पे ब्रेन का कोई रोल होता नहीं है। तो आप ये ध्यान रखना, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो इमीडिएट एक्शन लेनी पड़ती है आपको, जैसे कोई कचरा आ रहा है, आप बाइक पे जा रहे हो और आपकी आंखें ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। वो कचरा आपको दिखता नहीं है कि वो सामने से आ रहा है, अंदर आंख में घुसेगा, ऐसा कुछ दिखता है नहीं, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से आपकी आंखें फटाक से क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और इस रेस्पॉन्स के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड। यानी रिफ्लेक्स एक्शन जो होती है आपकी बॉडी को हार्म होने से बचाती है, आप इजीली बच जाओ। इसके बाद सोचेंगे क्या होता है, जैसे आपने पिन फिर बाद में आप देखते हो और आपका ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है, वहां पे पिन थी जो आपको चुभ रही थी, या फिर वो जिस चीज को आपने टच किया वो गर्म थी, इसको टच नहीं करना, ये ठंडी होगी, इसके बाद टच करेंगे। ये सब कुछ आपका ब्रेन बाद में क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। अगर ब्रेन कंट्रोल करता होता और आपका स्पाइनल कॉर्ड इस काम में या फिर इस वर्क में इन्वॉल्व नहीं होता, तो आप कब के जल गए होते, क्योंकि आप जैसे ही आप उस हॉट मतलब चीज को जैसे ही टच करते, तो टच करते ही आपका क्या हाथ जैसे ही जलता, तो आपका ब्रेन क्या करता, पहले कोऑर्डिनेट करता, गरम है, गरम लग रहा है अपन को, इससे हम जल जाएंगे। इतना सब कुछ सोचने के बाद आप क्या करते, हाथ को वहां से हटाते हो, इतने में स्किन आपकी क्या हो जाती, जल जाती। इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल पार्ट होता है आपका सीएनएस का, वो कौन सा होता है, स्पाइनल कॉर्ड। इसमें ब्रेन कोऑर्डिनेट करता नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड के ट्रांसवर्स सेक्शन के बारे में। और इसका एक मेन फंक्शन मैंने आपको बता दिया, किताब के अंदर बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे आपको, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन एक ही होता है, रिफ्लेक्स एक्शन। और आपको ये डायग्राम भी पता होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको 3 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, पीएनएस के बारे में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके बाद है आपका पीएनएस, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब आपका सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हमने कंप्लीटली पढ़ लिया। अब आता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने 2 पार्ट डिवाइड किए थे, सोमेटिक और ऑटोनोमिक। ऑटोनोमिक के अंदर भी 2 पार्ट थे, फर्दर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। लेकिन जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो बना किससे होता है, वो कंप्लीटली किससे बना होता है, न्यूरॉन से। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो न्यूरॉन से ही बना होता है। इसको हिंदी में कहा जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। मतलब आपकी स्पाइनल कॉर्ड और आपके ब्रेन से सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए जिन न्यूरॉन्स की आवश्यकता होती है, वो जो सिस्टम बनाती है, उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब जो वायरिंग होती है, मतलब आपका ब्रेन तो क्या हो गया, एक सीपीयू। आपका ब्रेन क्या है, कंप्यूटर का सीपीयू है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड भी उस सीपीयू की तरह ही काम करता है। लेकिन इनसे जो सिग्नल ट्रांसमिट होंगे, जो सिग्नल यहां से ट्रांसमिट हो रहा है, मतलब सीपीयू ने कुछ ऑर्डर दिया और ऑर्गन उसको फंक्शन करेगा, तो उस फंक्शन करवाने के लिए जो बीच में वायरिंग है, जो सिस्टम बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए रहते हैं। तो हम जैसे ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, तो जो इसके अंदर न्यूरॉन्स आती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। उनको पढ़ना जरूरी होता है। पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था, तो मैं आपको बता दूं कि ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट के अकॉर्डिंग न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीट। माइलिन शीट के अकॉर्डिंग ये कितने टाइप का होता है, ये 2 टाइप का होता है। ये हमने पहले
पढ़ रखा है। एक होती है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, दूसरी होती है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ठीक है। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स नाम से ही पता चलता है, जिसके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होगी उसको कहेंगे हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, और जिसके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहा जाता है। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट जो हमारी क्लास थी पार्ट 3 में हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। आज पढ़ेंगे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर पढ़ चुके थे। इसमें जो लास्ट मैंने फिनिश किया था उसमें ये कहा था कि अगर तो हमारा जो लैम्बडा है, जो स्केलर का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, उसका वैल्यू ए का ही मैग्नीट्यूड हो, इफ लैम्बडा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो, तो उस कंडीशन में जो हमारा लैम्बडा ए बनेगा, जो हम मल्टीप्लाई करने के बाद नया वेक्टर फॉर्म करेंगे, तो वहाँ पर क्या कंडीशन बनेगा। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करती हूँ लैम्बडा की, क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर तो है मल्टीप्लाई विद ए, तो ये यहाँ पर क्या बन रहा है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जो कि किसका फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर का, इकाई सदिश का या फिर मात्रक सदिश का। इसको हम ए कैप लिख सकते हैं। तो लैम्बडा ए इज इक्वल टू ए कैप आया अगर तो वो जो लैम्बडा है, अगर हम किसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी के यहाँ पर 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए होना चाहिए। किसी भी वेक्टर में अगर उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देते हैं, पूरे वेक्टर में सारे कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा, तो वो जो वेक्टर बन करके आएगा दैट वुड बी द यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर। ठीक है, तो गिवन वेक्टर के अलॉन्ग ही यूनिट वेक्टर होगा। तो यहाँ पर लैम्बडा ए जो है इस कंडीशन में वेक्टर ए के अलॉन्ग इकाई सदिश होगा या फिर यूनिट वेक्टर होगा। लैम्बडा ए वुड बी यूनिट वेक्टर along वेक्टर ए। क्लियर? अब इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है components of a vector। जिसको हिंदी में कहेंगे एक सदिश के घटक। ओके, अब क्या है ये कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स की बात की जाती है। जब भी हम कोई वेक्टर कहते हैं, वेक्टर से क्लियर है कि मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी है। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट डायरेक्शन, तो देयर शुड बी क्या क्या डेफिनेशंस हो सकती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इन मैथमेटिक्स इसके अलावा एक और डायरेक्शन यूज़ किया जाता है, दैट इज़ योर एक्सिस। एक्सिस से हमको आइडिया लगता है कि कोई भी पॉइंट है वो किस डायरेक्शन में है। ये होता है x, ये माइनस x, ये y और ये माइनस y। तो यहाँ पर हम यहाँ ले रहे हैं, ये तो सिर्फ x y हो गया। अब हमको चाहिए अगर तो z डायरेक्शन भी अवेलेबल हो, तो क्या कंडीशन बनती है। जैसे
अगर आपको ये चीज़ समझनी है तो आप किसी भी रूम का एक कॉर्नर पॉइंट पकड़ सकते हो और वहाँ से चेक कर सकते हो। तो जैसे इफ़ दिस इज़ अ कॉर्नर, मान लेते हैं रूम का कोई कॉर्नर है, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ जेड एक्सिस। तो यहाँ पर ये हो गया एक्स, ये वाई एंड दिस इज जेड। तो यहाँ पर हमने कोई 3 पॉइंट्स लिए हैं जो आपकी बुक में दे रखे, मैं वही पॉइंट्स लूँगी। M और ये है N। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ हमने एक पॉइंट कंसीडर किया, एक Q पॉइंट यहाँ पर लिया, Q पॉइंट यहाँ लिया। तो ये Q पॉइंट लिया है तो ये किस प्लेन में आ रहा है? प्लेन आप समझते हैं x और y, जैसे 3 एक्सिस हमने ले लिए, x y x, चाहे आप चाहो उसको y और z कंसीडर कर सकते हैं। इसमें मैं इसको y ले रही हूँ और इसको z, x y एंड z, 3 एक्सिस हो गए। अगर प्लेन्स की बात की जाए, तल की बात की जाए कि अगर कोई बिंदु, किसी बिंदु के सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट है, दैट मीन्स वो एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर किसी के सिर्फ x और z कोऑर्डिनेट है, दैट मीन्स वो x z में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है। तो जैसे कोई पॉइंट यहाँ इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ कोई पॉइंट P है, तो हम क्या कहेंगे ये कौन से प्लेन में है? x एंड z। क्यों? क्योंकि y जो है इसका इस प्लेन में है, इस वजह से इसका y कोऑर्डिनेट जो है, पर अब पर्टिकुलर यहीं कहा जाए तो दैट इज़ x एंड z, और सिर्फ इसी प्लेन में है तो ये हो जाएगा x एंड y कोऑर्डिनेट। तो अब ओके, पहले Q पॉइंट देखते हैं। Q पॉइंट के लिए क्या करेंगे? Q पॉइंट तक पहुंचने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या करनी पड़ेगी? फर्स्टली ये ओरिजिन है आपका, O से L पर है, फिर L से Q पर जाना पड़ेगा, तब जाकर के Q पर पहुंचेंगे। या तो ये रास्ता या फिर डायरेक्टली जाना है तो Q का अगर पोजीशन वेक्टर आप देखते हो तो क्या होगा? ये OQ होगा। क्लियर? OL देन LQ और यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर OQ होगा। अब अगर मैं पता करना चाहूँ इस Q का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, अगर ठीक है वेक्टर्स हमको पता चल गए OL LQ और यहाँ पर OQ है। अब वेक्टर एडिशन से मुझे बताओ कि यहाँ पर जो इक्वेशन है वो क्या बनना चाहिए? सिमिलर ऑर्डर वाले कौन से हैं? OL एंड LQ। रिवर्स वाला कौन सा है? OQ। तो यहाँ पर क्या इक्वेशन बनना चाहिए? OL वेक्टर प्लस सिमिलर ऑर्डर में कौन है? LQ वेक्टर, दैट इज इक्वल टू LQ, दैट इज इक्वल टू रिवर्स ऑर्डर में जो है OQ। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं OL इज दिस, ये बात हो गई। अब जब आप इसको प्रॉपर स्केल से बनाएंगे तो आपका इक्वल आएगा यहाँ पर। अब ये OL है तो अब ये क्या है? y एक्सिस पे है और ये LQ है, तो y एक्सिस पे है तो OL को हम कह देंगे OL को हम कह देंगे y j कैप, और LQ को कह देंगे, क्योंकि ये जो है वो OX के पैरेलल है इसलिए ये हो जाएगा x i कैप। तो यहाँ पर जो बनेगा आपके पास OQ इज इक्वल टू आएगा y j कैप प्लस x i कैप। तो मैंने i कैप और j कैप क्यों लिया है?
अब फर्स्ट थिंग ये है कि ये वाई एक्सिस पर है और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। इस डायग्राम में नहीं आ रहा है, बट आप जब बुक में चेक करोगे तो ये चीज़ और ये चीज़ पैरेलल होगी, तो इट्स लाइक एन राइट एंगल, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच का 90 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ 90 शो नहीं हो रहा होगा क्योंकि हर दो एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री रहता है। तो यहाँ से ये एक्स आई कैप आ जाएगा। आई कैप और जे कैप क्या है? ये यूनिट वेक्टर्स ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस है, जो चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो ये हो जाएगा वाई जे कैप प्लस एक्स आई कैप। अब इसके बाद अब ये चीज़ पहले से ही नोट कर लेना कि ओ एल, ओ एम और ओ एन क्या है। यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं लेट ओ एल इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पर है, हमको एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट नहीं पता इसलिए एक्स यूज़ कर रहे हैं, एक्स जे कैप। ओ एम इज एक्स आई कैप, ओ एल इज वाई जे कैप, दिस इज एक्स आई कैप, और ओ एन जो है वो रहेगा आपका जेड के कैप, क्योंकि जेड एक्सिस पर है के कैप इट्स यूनिट वेक्टर ऑफ जेड एक्सिस। तो ये साथ में रहता है क्योंकि जब ये जस्ट कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, बट हमको इनको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर इसको बनाना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो इसका यूनिट वेक्टर है एक्सिस का उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये चीज़ आप यहाँ से रिवाइंड कर सकते हैं कि यू नो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यू हैव द मैग्नीट्यूड, आपको वेक्टर बनाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, उसके यूनिट वेक्टर से अगर मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द वेक्टर। तो इस तरीके से एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप है आपके पास। अब इस इक्वेशंस में वैल्यू पुट करो, ओ एल इज वाई जे कैप, एल क्यू इज एक्स आई कैप। मे बी इस डायग्राम में आपको नहीं लग रहा हो कि ये दोनों चीज़ें पैरेलल है, बट जब आप एग्जैक्ट 90 डिग्री लोगे, ये 90 डिग्री और ये इस तरीके से होना चाहिए था। यहाँ पर थोड़ी मैंने मिस्टेक करी, डायग्राम थोड़ा यूँ बनाना, तो 90 डिग्री का रहेगा, तो ये जो लाइन है इसके पैरेलल आ जाएगी, उस वजह से हम इसको एक्स आई कैप कह देंगे। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जितनी होगी उतनी की उतनी ये होगी, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल की तरह बन जाएगा। नेक्स्ट ओ क्यू कैप, वेयर इज ओ क्यू कैप? ओके, ओ क्यू का वैल्यू हमारे पास आ गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट P एग्जिस्ट कर रहा है स्पेस में, वी डोंट नो कि ये एक्स जेड प्लेन में है, कहाँ है, कहीं पर भी पॉइंट P है। अब आपको इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर ये चीज़ देखो, फर्स्टली इसका पोजीशन वेक्टर क्या होना चाहिए, OP, इसका पोजीशन वेक्टर जो बनेगा, ओके, ये OP पोजीशन वेक्टर हो गया। देन OQ है ही यहाँ पर ऑलरेडी, अब हमको जाना है P के पास, तो क्या पाथ हो सकता है, एक तो OP हो गया, OQ पहले से था, क्या Q से P के पास जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब इसका कोऑर्डिनेट पता है, कैसे? क्योंकि हमने देखा दिस इज वाई जे कैप, दिस इज एक्स आई कैप, तो इसके कोऑर्डिनेट आपके अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए, ये पॉइंट जो है वाई एक्सिस पर तो वाई पर एग्जिस्ट कर रहा है और एक्स पर ये, तो ये इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई हो जाएगा। पॉइंट पी का क्या होना चाहिए? अब इसके लिए हम इक्वेशन बना देते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। तो वी वांट ओपी का वैल्यू, हमको पता करना है कि जो वेक्टर P आ रहा है, OP आ रहा है, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए। ओके, अब जब इसको देखेंगे, यहाँ शुरू करते हैं, इसके लिए भी इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्टली सिमिलर ऑर्डर में क्या दिख रहा है, OQ तो है ही, फिर देन QP, और फिर बाद में डिफरेंट ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है OP, तो क्या हो जाएगा OQ प्लस QP, OQ प्लस QP, दैट शुड बी इक्वल टू, किसके इक्वल आना चाहिए, ये OP के इक्वल आना चाहिए।
ठीक है, OP ही चाहिए हमको कि इसका, इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या होना चाहिए। तो एज वी नो दैट कि OQ का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, विच इज़ yj कैप प्लस xi कैप, yj कैप प्लस xi कैप प्लस QP। तो ये जो QP है, जब हम इसको देखेंगे तो ये और QP, z एक्सिस जो है वो आपका QP के पैरेलल आएगा, उस वजह से QP, तो ये z के क्योंकि ये XY प्लेन में है, देन अपन ऊपर की तरफ जा रहे हैं पॉइंट P की साइड, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा zj कैप विच इज़ पैरेलल टू ON। यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है, बट प्रॉपर जब आप इसका फिगर बनाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये लाइन जो है इस PQ के पैरेलल आ रही है, इस वजह से इसको हम ZK कैप कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ZK कैप, दैट इज इक्वल टू OP। तो ये क्या बन जाएगा, XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप विच इज द वेक्टर, जो रिक्वायर्ड वेक्टर था। हमको पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर चाहिए था, हमको OP का वैल्यू चाहिए था। तो यहाँ से भी आइडिया लग सकता है कि इफ़ इसका कोऑर्डिनेट x एक्सिस, अगर ये जो पॉइंट है वो x पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, y भी है और z भी है, x y z प्लेन पर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका कोई x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है और z कोऑर्डिनेट है, तो उस कंडीशन में उसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, x के साथ x का यूनिट वेक्टर लगाएंगे, y के साथ y का यूनिट वेक्टर और z के साथ z का यूनिट वेक्टर, देन एड इट xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। इस तरीके से इस OP की वैल्यू यहाँ पर निकली। अब अगर आपको पूछा जाए कि P का पोजीशन वेक्टर तो निकाल दिया, नाउ टेल मी द मैग्नीट्यूड ऑफ द OP का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या तरीका रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ OP। तो OP का मैग्नीट्यूड आपका बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ OP। तो इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ, अब जब कंपोनेंट्स पूछे जाए तो x का कंपोनेंट क्या है, x, y एंड z। अब इसका जो मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका प्रोसीजर ये होता है कि जो भी आपका x का कंपोनेंट है, i कैप का कॉफिशिएंट है, जो j कैप का कॉफिशिएंट है, k कैप का है, इन सब का स्क्वायर करो। फर्स्टली x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, देन सम करते ही आपके पास आ जाएगा आंसर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ OP। इस तरीके से किसी भी वेक्टर्स के कंपोनेंट्स निकाले जाते हैं और मैग्नीट्यूड भी इसी तरीके से निकलेगा। इसके बाद का जो टॉपिक आपका रहेगा वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, इसको एक बार शॉर्ट में देख लो, इसको फर्दर क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, जैसे कोई दो पॉइंट्स है P1 P2, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन जो भी रहेगी तो इसका जो वेक्टर रहेगा, कोई पॉइंट दे दिए P1 P2, नाउ टेल मी द वेक्टर ज्वाइनिंग लाइन, जो लाइन जो इसको ज्वाइन कर रही है उसका वेक्टर क्या होना चाहिए, वेक्टर फॉर्म करना है। तो कैसे करेंगे, तो P1 और P2 के कोऑर्डिनेट्स आपके पास होने चाहिए, x1 y1 z1 x2 y2 z2। डायरेक्ट तरीका मैं बता दूंगी, बस उससे पहले देख लेते हैं। ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। तो ओरिजिन का क्या तरीका, इसका अपना एक पोजीशन वेक्टर OP1, इसका अपना एक पोजीशन वेक्टर OP2 जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 है। और यहाँ रही बात इसकी, तो हम चाहे वो रख सकते हैं इफ़ यू वांट कि ज्वाइन कर रहा है P1 P2, P1 वेक्टर कौन सा चाहिए उस पर डिपेंड कर रहा है, P1
P2, ये वेक्टर फाइंड करना है तो इसका डायरेक्शन क्या बनना चाहिए, ये P1 P2, अगर P2 P1 फाइंड कर रहे हैं तो डायरेक्शन ये रहेगा। क्लियर है डायरेक्शन का तो कंसेप्ट। अब यहाँ से वेक्टर एडिशन जब हम करेंगे तो क्या सिमिलरिटी बनेगी कि OP1 प्लस P1 P2 दैट इज इक्वल टू OP1 प्लस P1 P2 दैट इज इक्वल टू OP2। व्हाट वी वांट, P1 P2 चाहिए तो इसको यहीं पर रखेंगे, बाकी सब उधर ट्रांसफ़र करो। P1 P2 इज इक्वल टू OP2 माइनस OP1। तो आपको क्या करना रहेगा, इफ़ यू वांट P1 P2 तो आपको OP2 लास्ट में क्या आ रहा है P2, तो P2 के पोजीशन वेक्टर में से P1 का पोजीशन वेक्टर माइनस करना रहेगा। तो चाहे पोजीशन वेक्टर का हो या फिर डायरेक्टली कोऑर्डिनेट से भी निकाला जा सकता है। P1 P2 जब भी कहा जाता है तो बीच का जो मतलब इसका जो भी वेक्टर होगा उसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, उसके कंपोनेंट्स x2 माइनस x, जैसे P1 P2 फाइंड करना है तो P2 में से P1 को माइनस करें, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पर देखेंगे OP2, तो यहाँ पर प्रॉपरली आप लिखेंगे पूरी इक्वेशन को। OP2 इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। क्लियर। आफ्टर दिस i कैप वालों को माइनस करोगे तो आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अब यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालना है तो i कैप का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, j कैप का कॉफिशिएंट का स्क्वायर और k कैप के कॉफिशिएंट का स्क्वायर सम करो एंड रूट लगाओ, यू विल गेट द मैग्नीट्यूड। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।